नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसे कि हम एडवांस सीरीज के अंदर जेनेटो यूरिनरी जो सिस्टम है दोस्तों, वो हम पढ़ रहे हैं। और आज हमारी जेनेटो यूरिनरी जो सिस्टम उसकी 5वीं क्लास है और एडवांस सीरीज की अभी तक की हमारी ये 66th क्लास है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है दोस्तों एडवांस सीरीज के अंदर। हमने अभी तक ओबीजी सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया है, जीआई ट्रैक्ट पढ़ लिया है, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, मस्कुलोस्केलेटल, आई और जो ईएनटी है दोस्तों उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि एक क्लाइंट हु हैड ए सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी रिटर्न्स फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट एंड एक्सीडेंटली पुल्स आउट द यूरेथ्रल कैथेटर। देखो एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको क्या हुआ है, जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है ये आपका ब्लैडर है, ठीक है, और ये मान लो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है और उसका जो वे है जो है वो ब्लैडर के थ्रू किया जाए तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी के नाम से जानते हैं। तो एक पेशेंट है दोस्तों, उसकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड उसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो ये जो सर्जरी है वो क्या कहलाएगी, प्रोस्टेक्टोमी कहलाएगी। वो कहाँ रिटर्न हुआ है, पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट में। तो मैंने आपको काफी बार बता दिया है दोस्तों, आपको मैंने समझाया है कि कोई भी पेशेंट है वार्ड से ओटी में भेजा जाता है, ओटी से डायरेक्टली वार्ड में नहीं भेजा जाता, उस समय उसे कुछ समय के ऑब्जर्वेशन के लिए हम किस में रखते हैं, पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट के अंदर रखते हैं। एंड एक्सीडेंटली पुल्स आउट द यूरेथ्रल कैथेटर, जो उसके जो यूरेथ्रा के अंदर जो कैथेटर लगा हुआ रहता है दोस्तों, वो जो कैथेटर है वो कैथेटर उसने क्या कर लिया है दोस्तों, एक्सीडेंटली उसका जो कैथेटर है वो क्या हो गया है, उसने हटा लिया है, रिमूव कर लिया है, ठीक है। तो फोलेज कैथेटर के बारे में हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं हर चीज, तो अभी यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत पड़ेगी आपको। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, तो ऐसी कंडीशन में नर्स को क्या करना चाहिए। वो कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक सिचुएशन दी है, हो सकता है ये आपके साथ भी हो सकता है कि जब आप हॉस्पिटल के अंदर जब आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे और आपको काम करना पड़ेगा, तब आपके सामने भी केस आएगा कि कोई पेशेंट है उसने अपना फोलेज कैथेटर मान लो हटा लिया, जल्दी से हटता नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है ऐसे हटना, क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों इसके अंदर ब्लैडर होता है, सॉरी बैलून होता है, और जो बैलून ब्लैडर के अंदर बैलून होता है उस बैलून को क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं। तो इस ब्लैडर को जो इन्फ्लेट करते हैं ना दोस्तों, उसके कारण वो हटता नहीं है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर मान लो ऐसा हो भी सकता है, ठीक है, कुछ केसेस के अंदर ऐसा हो भी सकता है। तो मान लो कि ये हट गया, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, तो व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, नर्स को क्या करना चाहिए। अब इसके अंदर जो पहला जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है कि री इंसर्ट ए न्यू कैथेटर। तो कैथेटर को जो इंसर्शन करना है दोस्तों, वैसे भी पेशेंट की देखो इसी जगह पे क्या हुई है दोस्तों, सर्जरी हुई है, अगर हम यहाँ पर कैथेटर को डालेंगे ना तो उसको इंजरी हो सकती है। तो वैसे भी कैथेटर को डालने का जो काम है वो किसका है, आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर का है, जो डॉक्टर है वो ये काम करेगा, नहीं कि एक नर्स ये काम करेगी, क्योंकि इंजरी टू यूरेथ्रा के होने के क्या होते हैं दोस्तों, चांसेस होते हैं। तो ये काम नर्स के द्वारा नहीं किया जा सकता कि नर्स उस कैथेटर की जगह दूसरा कैथेटर डाल दे, ठीक है। सेकंड को बड़ी रुकते हैं, फिर देखते हैं, चेक फॉर ब्लीडिंग बाय इरिगेटिंग द सुप्राप्यूबिक ट्यूब, ठीक है, मतलब उसके एक ट्यूब और लगी हुई होगी दोस्तों, जो ट्यूब है उसको हम किस नाम जानेंगे, सुप्राप्यूबिक ट्यूब। और सुप्राप्यूबिक जो ट्यूब है दोस्तों, मान लो जो भी ब्लड कलेक्ट होता है उसके लिए आती है ये, ठीक है, या कई बार इरिगेशन के लिए भी हम सुप्राप्यूबिक ट्यूब का क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इरिगेट करने के लिए भी, कि इसको क्लीन करना हो तो हम क्या कर देते हैं कि इस ट्यूब्स के थ्रू नॉर्मल जो सलाइन है वो चला देते हैं, या आइसोटोनिक फ्लूइड है वो चला देते हैं, जिससे क्या होगा, यहाँ पर जो भी क्लोट बनेगा ना आगे, जो यहाँ पर मान लो क्लोट बन रहा है सर्जरी के कारण, तो क्लोट नहीं बन पाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, तो जो फ्लो है वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि भाई चेक फॉर ब्लीडिंग बाई इरिगेटिंग द सुप्राप्यूबिक ट्यूब। ध्यान रखना, आपको कभी भी कोई भी इरिगेशन करना है, यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको इरिगेट करना है। तो ये इरिगेट करने का जो काम है ना, वो हम डायरेक्टली बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमें ये चीज नहीं कहे कि भाई आपको इस ब्लैडर को क्या करना है, इरिगेट करना है। हाँ, अगर नोट्स के अंदर डला हुआ है इरिगेट करना, तब हम इरिगेट करके देख सकते हैं, लेकिन जब तक कि आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा तब तक आप ये काम नहीं करोगे। दूसरी बात दोस्तों, कि इसको करने से आप ब्लीडिंग को तो मान लो चेक कर लोगे, लेकिन जो फोलेज कैथेटर जिस कारण से लगाया गया था, क्या उसका फंक्शन ही परफॉर्म कर पाएगा क्या, आपने चेक कर लिया, मान लो आपने एक वैसे करते नहीं है, मैंने आपको अभी बता रहा हूं मैं किसके ऑर्डर पे करते हैं, हम ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऑर्डर पे करते हैं। लेकिन मान लो कि आपने किया, तो उससे क्या हो जाएगा, करने से तो फोलेज दोबारा लग नहीं जाएगा। तो जो फोलेज जो अपना काम कर रहा था ना दोस्तों, वो काम तो अभी भी नहीं हो रहा। कई बार ये फोलेज कैथेटर इस कारण भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर ब्लीडिंग होती है, बैलून है ना, इन्फ्लेट होता है ना, तो इन्फ्लेट होगा तो जिस वॉल से छोटी छोटी वेसल्स हैं वो उनसे ब्लड आ रहा है, तो वो इन्फ्लेट होने के कारण वहां पर उस ब्लीडिंग को भी रोकने का क्या करता है दोस्तों, काम करता है। तो वो काम कौन करेगा, वो काम कौन परफॉर्म करेगा, या फिर जो क्लोट्स बन रहे हैं उन क्लोट्स को बाहर निकालने का काम कौन करेगा। तो काफी चीजें होती हैं दोस्तों, तो वो नहीं हो पाएंगी, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या दे रखा है, टेक नो इमीडिएट एक्शन, सबसे मूर्खता का काम तो ये है
कि भाई कोई भी इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत नहीं है इफ सुप्राप्यूबिक ट्यूब इज ड्रेनिंग, मतलब यहाँ से अगर इसमें से ड्रेन आ रहा है बाहर, ये जो ट्यूब है दोस्तों मान लो इस ट्यूब में से कुछ बाहर निकल रहा है, तो आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर यहाँ पर जो बताया था मैंने वही रीजन है कि भाई ट्यूब से ड्रेन हो रहा है वो ठीक है, लेकिन जो कैथेटर का जो काम था ना, जो फोलेज कैथेटर का काम था, वो काम कौन करेगा? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी है ना, तो उसका फंक्शन तो परफॉर्म नहीं किया जाएगा ना सुप्राप्यूबिक ट्यूब के द्वारा, क्योंकि इस पेशेंट की सुप्राप्यूबिक ट्यूब भी लगी हुई है ऐसे मान लो और कैथेटर भी लगा हुआ है। अगर आपने मान लो दोस्तों सुप्राप्यूबिक ट्यूब को चेक कर लिया कि भाई इसकी पेटेंसी जो है वो ठीक है, आपने इरिगेट भी करके देख लिया, लेकिन जो फोलेज कैथेटराइजेशन का जो काम है दोस्तों वो इसके द्वारा परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें कोई ना कोई एक्शन लेना क्या होता है जरूरी होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले काम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हटाते ही हम क्या काम करेंगे दोस्तों, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर आके जो कैथेटर है दोस्तों वो क्या करेगा, उसको रीइंसर्ट करेगा, उसको वापस आके क्या करेगा, वो रीइंसर्ट करेगा। लेकिन हमारा काम नहीं है रीइंसर्ट करना, ये रीइंसर्ट करने का जो काम है इस कैथेटर को वो कौन करेगा दोस्तों, आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर करेगा, डॉक्टर करेगा, नहीं कि हम करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो लिख लो इसे, लिख लो, देखो अगर कोई पेशेंट यूरेथ्रल कैथेटर को एक्सीडेंटली रिमूव कर लेता है, एक्सीडेंटली, मैं पूरा सर्जरी कुछ नहीं लिखाऊंगा यहाँ पे, है ना, रिमूव कर लेता है, तो नर्सिंग ऑफिसर का फर्स्ट एक्शन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एन इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर। तो मैंने आपको दो प्रकार के कैथेटर बताए हैं दोस्तों। एक जो कैथेटर होता है वो क्या होता है, कुछ समय के लिए रखते हैं, हम उसको स्ट्रेट या इंटरमिटेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है उसको जो बैलून होता है वो ब्लैडर के अंदर होता है, वो इन्फ्लेट होता है, तो वो कंटिन्यूसली रखते हैं, उसको हम क्या रिटेंशन कैथेटर के नाम से या फिर इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर के नाम से जानते हैं। इस नर्स के अंदर यही हो रहा है कि नर्स है केयरिंग कर रही है क्लाइंट को विद एन इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन फॉर द नर्स टू इम्प्लीमेंट व्हेन इरिगेटिंग द ब्लैडर, कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एक्शन होगा जो नर्स का दोस्तों वो क्या होगा, इरिगेटिंग द ब्लैडर। तो भाई ब्लैडर को देखो, a nurse is caring for a client with an indwelling catheter, what is the most important action for the nurse to implement when irrigating the bladder। आप अगर मान लो दोस्तों ब्लैडर को क्या कर रहे हो, इरिगेट कर रहे हो। अब आप सिंपल जो फोलेज कैथेटर है उसके द्वारा आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इरिगेट कर रहे हो। यहाँ पर ये जो इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना दोस्तों, इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, यूरेथ्रल कैथेटर है वो, तो मेनली इस कैथेटर का जो फंक्शन जो है ना वो एक्चुअली में क्या है कि भाई जो यूरेथ्रा है यहाँ पर जाकर बैलून क्या होगा, इन्फ्लेट होगा। क्यों, ताकि जो ब्लीडिंग है ना वो भी क्या हो दोस्तों, प्रिवेंट हो, ब्लीडिंग भी क्या हो दोस्तों, प्रिवेंट हो। तो ये इसका एक जो मेन एक्शन जो है यूरेथ्रल कैथेटर का, वो यहाँ पर ब्लीडिंग को भी क्या करना था, प्रिवेंट करना था। जबकि यहाँ पर मेन जो इसका फंक्शन है वो क्या करना है, इरिगेशन करना है, मतलब इरिगेट करना है, ब्लैडर को क्लीन करना है। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 3 ल्यूमन जो कैथेटर है वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें 3 ल्यूमन होते हैं, ठीक है। एक जो ल्यूमन होता है दोस्तों वो क्या काम करता है, एक ल्यूमन जो होता है उसके द्वारा जो बैलून है उसको क्या किया जाता है, इन्फ्लेट किया जाता है, तो बैलून इन्फ्लेशन पोर्ट बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो बैलून इन्फ्लेशन पोर्ट होगा। दूसरा जो होगा दोस्तों वो क्या काम करेगा, उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो भी यूरिन इसके अंदर बनेगा उसको बाहर निकालेंगे, ड्रेन करेंगे। और एक होता है दोस्तों तीसरा, इसके अंदर इरिगेटिंग पोर्ट होता है। तीसरा क्या होता है इसमें, इरिगेटिंग पोर्ट। इस इरिगेटिंग पोर्ट के अंदर हम क्या लगाते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन लगाते हैं। इस आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है दोस्तों ये ब्लैडर के अंदर जाएगा, ब्लैडर के अंदर फिल होगा और फिर वापस क्या आएगा, बाहर आएगा। किसके द्वारा, ड्रेन पोर्ट के द्वारा। इस ड्रेन पोर्ट के द्वारा क्या आएगा दोस्तों, बाहर आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो ब्लैडर है पूरा क्या होगा, क्लीन होगा। इसके अलावा जो यूरेथ्रा है वो भी क्या होगा दोस्तों, क्लीन होगा। किसी भी प्रकार का जो क्लोट बन रहा है वो भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है दोस्तों कि सबसे पहला काम इसके अंदर क्या करोगे आप, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें पहला दे रखा है दोस्तों यूज स्टेराइल इक्विपमेंट, ठीक है। अभी तक ये बिल्कुल सही है कि अगर आप फोलेज कैथेटराइजेशन कर रहे हो दोस्तों तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, एक स्टेराइल जोन बनाना जरूरी है। इसके लिए आप जो भी इक्विपमेंट इसके अंदर यूज करोगे, जो भी इक्विपमेंट आप यूज करोगे दोस्तों, सबके सब जो इक्विपमेंट है वो क्या होने चाहिए दोस्तों, स्टेराइल होने चाहिए, ठीक है।
तो अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं अभी तक इसको राइट मान लेता हूं। सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है दोस्तों कि इंस्टिल द फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर, बिल्कुल गलत है। जो प्रेशर है दोस्तों वो हाई होगा अगर, ठीक है, आपने फ्लूइड को प्रेशर बहुत ज्यादा हाई कर रखा है ना, तो वो क्या कर सकता है दोस्तों, डैमेज कर सकता है। वो क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, इंजरी कर सकता है, ट्रॉमा कर सकता है। इसलिए जो प्रेशर है दोस्तों उसको हाई नहीं रखा जाना चाहिए। थर्ड क्या दे रखा है, वार्म द सॉल्यूशन टू बॉडी टेम्परेचर, कि जो सॉल्यूशन है ना दोस्तों उसको बॉडी टेम्परेचर तक वार्म करने की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। आप नॉर्मल जो टेम्परेचर है दोस्तों, जो रूम टेम्परेचर उस तक भी क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो सॉल्यूशन को बॉडी टेम्परेचर तक गर्म करने की, वार्म करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती है। फोर्थ क्या देखा है, एस्पिरेट इमीडिएटली टू एंश्योर द रिटर्न फ्लो, ठीक है। कभी भी इसको क्या नहीं किया जाता है, एस्पिरेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम सिरिंज लगाएंगे और उसमें से खींचेंगे, तो ऐसे एस्पिरेट करना क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल गलत होता है। ये एस्पिरेशन करना भी क्या कोज कर सकता है, इंजरी कोज कर सकता है। ये एस्पिरेशन करना भी क्या कोज कर सकता है दोस्तों, इंजरी कोज कर सकता है। दूसरी बात, ज्यादातर जो एस्पिरेट किया जाता है वो ड्रेन पोर्ट से किया जाता है, और जो ड्रेन पोर्ट जो होता है ना वो क्लोज सर्किट होता है। क्लोज सर्किट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जैसे ये पेशेंट है, ये फॉलेज लगा हुआ है उसके, और इसके 3 यहाँ पर ये पोर्ट हो गए, और इस ड्रेन पोर्ट से क्या कर रखा है आपने, यूरिन बैग को क्या कर रखा है, फ्लैट कर रखा है। अब इस यूरिन बैग को मान लो आप यहाँ से क्या करोगे दोस्तों, डिस्कनेक्ट करोगे, तो जो स्टेरिलिटी है ना, जो स्टेराइल जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बना नहीं रह पाएगा, ठीक है। इसलिए इस क्लोज सर्किट को कभी भी क्या नहीं किया जाता, बंद नहीं किया जाता है। तो इसलिए इसको एस्पिरेट करना भी क्या हो सकता है, इसके कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है, और एस्पिरेट करने के कारण क्या हो सकती है दोस्तों, इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए एस्पिरेट भी नहीं किया जाएगा। तो राइट जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, यूज स्टेराइल इक्विपमेंट। बस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कि देखो यूरिन कैथेटराइजेशन के दौरान, यूरिन कैथेटराइजेशन के दौरान स्टेराइल टेक्निक का यूज करना चाहिए। स्टेराइल टेक्निक का यूज करना चाहिए। स्टेराइल टेक्निक का यूज करना चाहिए। स्टेराइल टेक्निक का यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, दैट इज रिलेटेड टू कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन। इसके बारे में हमने बात की है, मैंने आपको समझाया कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन कैसे किया जाता है वो सब। व्हाट शुड द नर्स डू टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट यूरिन आउटपुट फॉर ए क्लाइंट, ठीक है। शायद एक ऐसा क्वेश्चन और था, बिल्कुल सेम था, कि भाई क्या करना चाहिए जब आप किसी भी पेशेंट को, आपको अगर एक्यूरेट यूरिन आउटपुट देखना हो कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन में, तो आप क्या करोगे। देखो सिंपल सी बात है, ये सोचो कि ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है और ये पर्सन का यूरिनरी ब्लैडर है, और इस यूरिनरी ब्लैडर में आपने कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन के लिए कैथेटर लगा रखा है। ये जो कैथेटर है दोस्तों, इस कैथेटर के अंदर 3 पोर्ट हैं, 1, 2 और 3। एक पोर्ट ऐसे मान लो कि बैलून इन्फ्लेशन वाला पोर्ट है, इसको बैलून को इन्फ्लेट करेगा, तो इसका हमारे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो पोर्ट है दोस्तों, इससे क्या होगा, यूरिन ड्रेन होगा, तो ये यहाँ पर हमने इसके क्या कनेक्ट कर दिया, यूरिन बैग कनेक्ट कर दिया, यूरिन बैग। और तीसरा जो पोर्ट है वो इरिगेशन पोर्ट है, तो इस इरिगेशन पोर्ट में हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन चला दिया। एग्जांपल के लिए मान लो कि आपने नॉर्मल सलाइन क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो ये नॉर्मल सलाइन है, ये क्या करेगा, अंदर जाएगा, ठीक है, और अंदर जाकर इसको क्या करेगा, इस ब्लैडर के अंदर इसको क्लीन करेगा, यूरेथ्रा को क्लीन करते हुए वापस से ये जो नॉर्मल सलाइन दोस्तों किस में आएगा, यूरिन बैग के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, यूरिन बैग के अंदर आएगा। अब आप जो यूरिन आउटपुट देखोगे दोस्तों, वो किस में देखोगे, यूरिन बैग में देखोगे। लेकिन आप एक चीज सोचो कि इस पर्सन के अंदर जो खुद जो यूरिन बना था, इस पर्सन के अंदर दोस्तों जो खुद जो यूरिन बना था वो तो है ही इसके अंदर। इस ब्लैडर के अंदर क्या क्या शामिल है, खुद का यूरिन शामिल है, उसका एक्चुअल यूरिन जो बना है बॉडी के अंदर वो यूरिन शामिल है, लेकिन साथ में आपने नॉर्मल सलाइन चला रखा है, जो इरिगेंट चला रखा है दोस्तों वो भी शामिल है, वो भी शामिल है। तब ये दोनों बने, तब आपको यहां पर क्या मिला, इस यूरिन बैग के अंदर यूरिन मिला। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई आपको मान लो एक्चुअल यूरिन देखना हो तो कितना है, तो भाई एक्चुअल यूरिन को अगर आपको देखना है तो सिंपल सी बात है ना, इस यूरिन बैग के अंदर दोनों है, एक्चुअल यूरिन भी है और इरिगेंट भी है, और आपको एक्चुअल यूरिन देखना है और आपको टोटल यूरिन भी पता है। तो सिंपल सी बात है भाई, इस यूरिन बैग के अंदर जितना भी टोटल जो यूरिन है, ठीक है, इस टोटल यूरिन में से अगर मैं इरिगेंट को हटा दूं, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें आई हैं इस यूरिन बैग के अंदर, ये नॉर्मल सलाइन है ये भी है, और मान लो उसका एक्चुअल जो यूरिन है वो भी है, जो उसका एक्चुअल यूरिन है वो भी है। अगर मुझे सिर्फ एक्चुअल यूरिन जानना है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है ना भाई, एक्चुअल यूरिन जानना है तो टोटल इस बैग में जो आया है उसमें से मैं क्या घटा दूंगा, जो इरिगेंट है उसको क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, तो उससे मेरे को क्या पता चल जाएगा, एक्चुअल यूरिन पता लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है बस,
पहला क्या दे रखा है, मेजर द कंटेंट ऑफ द बेड साइड ड्रेनेज बैग। ठीक है भाई, आपने जो यूरिन बैग की बात कर रहा है, ये बेड साइड ड्रेनेज बैग मतलब यूरिन बैग की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात एक तो बताओ, अगर आपने बेड साइड जो ड्रेनेज बैग है उसको असेस किया तो इसके अंदर तो क्या है, दोनों चीजें हैं। इसके अंदर तो इरिगेंट भी है, साथ में जो एक्चुअल जो उसका यूरिन बन रहा है वो भी है, एक्चुअल यूरिन जो है वो भी है। इस बैग को देखकर आप डायरेक्टली थोड़ी इसको मेजर करने से थोड़ी पता लगेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। सेकंड क्या दे रखा है, स्टॉप द इरिगेशन एंड डिटरमाइन द यूरिन आउटपुट। ये बिल्कुल गलत है। आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो और आपको अगर मान लो कहा गया है कि भाई आपको इसको इरिगेशन करना है, तो आप अपनी मर्जी से स्टॉप नहीं करोगे। मैंने कहा था इरिगेशन करने के लिए भी आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए और बंद करने के लिए आपको क्या चाहिएगा दोस्तों, प्रिस्क्रिप्शन चाहिएगा। आप खुद की मर्जी से बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव हुआ होगा, भाई इरिगेशन क्यों किया जा रहा है, ताकि क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं रहे और जो पेटेंसी बनी रहे, यूरिनरी जो ट्रैक्ट उसकी क्या बनी रहे, पेटेंसी। अगर आप बंद कर दोगे क्लॉट बन जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा वहां पे, इसलिए वो ब्लड इरिगेशन वहां पे चला रखा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड क्या दे रखा है दोस्तों, सबट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ द इरिगेंट फ्रॉम द टोटल ड्रेनेज। बिल्कुल सही है। टोटल जो यूरिन है दोस्तों, उसमें से अगर हम इरिगेंट को घटा देंगे, ठीक है, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, एक्चुअल यूरिन आ जाएगा। तो अभी तक हमारा जो राइट आंसर होगा वो यही होगा कि सबट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ इरिगेंट फ्रॉम द टोटल ड्रेनेज। फोर्थ जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्या दे रखा है, फोर्थ जो ऑप्शन है वो दे रखा है हमें, एंश्योर द यूरिन एंड इरिगेंट ड्रेन इनटू टू सेपरेट बैग्स। ठीक है, तो ये चीज क्या है दोस्तों, दिस इज इम्पॉसिबल थिंग। ये क्या है, इम्पॉसिबल चीज है ये क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि भाई आप एक काम करो कि ये जो यूरिन बैग के अंदर जो आ रहा है ना, इसके लिए दो बैग लगा दो। भाई दो बैग लगा दो, एक बैग लगा दो। एक बात बताओ, जब यहां पर आपने इरिगेंट डाला और ये यूरिन बना, ऐसे मान लो कि एग्जाम्पल के रूप में जो यूरिन बना ना, ये मैंने ब्लू कलर से बना दिया, जो एक्चुअल यूरिन बना, एक्चुअल यूरिन भी उसी ब्लैडर में बना। अब इरिगेंट भी ब्लैडर तो एक ही है ना, दो थोड़ी है कि आप एक में यूरिन डाल दोगे एक में इरिगेंट डाल दोगे। और जो इरिगेंट डाला उसको मैंने रेड कलर से, ये तो इसके अंदर मिक्स हो गया। जो यूरिन है और जो इरिगेंट है दोस्तों, वो दोनों तो क्या हो गए हैं, इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। और जब जो दोनों चीजें मिक्स हो गई तो आप इसको सेपरेट कैसे कर पाओगे कि भाई दोनों बैग में आप इसको ऐसे थोड़ी कर पाओगे कि लो ब्लू वाला अलग डाल दूं रेड वाला, वो तो कलर एक ही रहेगा ना। तो उसको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता है, जबकि सेपरेट करने के लिए कह रहा है, जो कि क्या है, एक इम्पॉसिबल थिंग है। ये ऐसा कभी भी नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपको क्या आ जाएगा दोस्तों, थर्ड हो जाएगा। तो लिख लो, लिखो, कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन की कंडीशन में अगर यूरिन आउटपुट मेजर करना हो, अगर यूरिन आउटपुट मेजर करना हो तो टोटल यूरिन ड्रेनेज, मतलब जो भी यूरिन आया टोटल बैग के अंदर, ठीक है, यूरिन बैग के अंदर जो भी यूरिन आया वो टोटल यूरिन ड्रेनेज होगा। तो टोटल यूरिन ड्रेनेज में से इरिगेंट को घटा देते हैं, बस हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज की क्लास का हमारा मेन क्वेश्चन है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ किडनी फेलियर फॉर क्लिनिकल इंडिकेटर्स ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एक नर्स है दोस्तों, एक पेशेंट को क्या कर रही है, असेस कर रही है, और उस क्लाइंट की क्या डायग्नोसिस है दोस्तों, किडनी फेलियर उसकी क्या है, डायग्नोसिस है। उस पेशेंट को क्या हो रखा है, किडनी फेलियर हो चुका है। फॉर क्लिनिकल इंडिकेटर्स ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कि भाई उस क्लाइंट के अंदर क्या देखा गया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखी गई है। व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड इज द रीजन व्हाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप विद किडनी फेलियर। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई नर्स को क्या मानना चाहिए कि क्या रीजन है कि किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस है दोस्तों वो क्यों डेवलप होती है। मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस है दोस्तों वो क्यों डेवलप होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के डेवलप होने का क्या रीजन है। पहला क्या दे रखा है, इनएबिलिटी ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स टू सीक्रेट हाइड्रोजन आयंस एंड कंजर्व बाइकार्बोनेट। कि रीनल फेलियर या किडनी फेलियर की कंडीशन के अंदर जो रीनल जो ट्यूब्यूल्स हैं दोस्तों वो क्या काम करती हैं कि वो नहीं कर पाती हैं हाइड्रोजन का सीक्रेशन और बाइकार्बोनेट को कंजर्व नहीं कर पाती हैं। सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों क्या दे रखा है कि डिप्रेस्ड रेस्पिरेटरी रेट, की जो रेस्पिरेटरी रेट हो क्या हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है। रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है, जिसके कारण मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, रिटेंशन करते हैं।
थर्ड क्या दे रखा है दोस्तों, इनएबिलिटी ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स, कि रीनल ट्यूब्यूल ये नहीं कर पाती टू रीएब्जॉर्ब वाटर, कि वाटर का क्या नहीं कर पाती है दोस्तों, रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसके कारण एसिड कंटेंट जो ब्लड के क्या नहीं हो पाते हैं, डाइल्यूट नहीं हो पाते हैं। फोर्थ जो दे रखा है वो इंपेयर्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, कि जो जीएफआर है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है दोस्तों, वो क्या हो जाता है, इंपेयर्ड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रिटेंशन हो जाता है सोडियम का एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का, उसके कारण क्या हो जाती है दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन भी इतने सुपर्ब बना रखे हैं इन्होंने कि जो कंफ्यूजन कोज कर सकते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं किडनी फेलियर की। किडनी फेलियर दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्यूट किडनी फेलियर, या जिसे हम एक्यूट रीनल फेलियर के नाम से भी जानते हैं, या एक्यूट किडनी डिजीज के नाम से भी जानते हैं, या फिर एक्यूट रीनल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, या फिर एक्यूट किडनी इंजरी के नाम से भी जानते हैं, या एक्यूट रीनल इंजरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन नामों से जानते हैं। क्या है पहला, एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर, तो शुरू के दोनों फेलियर है, एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट रीनल फेलियर। नेक्स्ट क्या है, एक्यूट किडनी डिजीज या एक्यूट रीनल डिजीज। ठीक है, ये दोनों क्या है, डिजीज हैं, मतलब है सेम ही है, मतलब नाम में बता रहा हूं, डी का मतलब डिजीज है, एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट रीनल इंजरी। ठीक है, तो इसलिए सब इसी के नाम है, और लगा के आप लिख सकते हो। यहां पर क्या है किडनी फेलियर के अंदर दोस्तों, दूसरा जो टाइप होता है दैट इज क्रोनिक, ये एक्यूट है, वो क्या है, क्रोनिक, तो ये क्रोनिक किडनी फेलियर बोल सकते हो इसको आप, क्रोनिक रीनल फेलियर बोल सकते हो, क्रोनिक किडनी डिजीज बोल सकते हो, क्रोनिक रीनल डिजीज बोल सकते हो, क्रोनिक किडनी इंजरी बोल सकते हो, क्रोनिक रीनल इंजरी बोल सकते हो। ठीक है, इन सारे नामों से हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। ठीक है, सारे नाम यूज किए जाते हैं इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या होते हैं ये, तो एक्यूट किडनी फेलियर, और यहां पर लिख लेता हूं मैं क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि जो किडनी है दोस्तों, उन्होंने काम करना अचानक से बंद कर दिया, तो किडनी जो है दोस्तों, जो अपना फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, लेकिन वो कैसे नहीं कर पाती हैं, सडन ऑनसेट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो किडनी आर अनेबल टू परफॉर्म इट्स functions that is sudden and acute in onset, that is sudden and acute in onset, जबकि यहां पर किडनी परफॉर्म फंक्शन नहीं कर पाती हैं, जो कि क्या होता है दोस्तों, प्रोग्रेसिव होता है या ग्रेजुअल होता है, प्रोग्रेसिव और ग्रेजुअल, मतलब एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 होगा, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, क्रोनिक रीनल फेलियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम किस नाम जानते हैं, एक्यूट किडनी। भाई किडनी काम नहीं कर रही है, ऐसे मान लो किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बहुत कम परफॉर्म कर पा रही है दोस्तों, जो नॉर्मल है ना उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही है, सिंपल सी बात ये समझो कि नॉर्मल जितना है उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्यूट किडनी फेलियर, या फिर इधर अगर ये एकदम से हुआ है तो एक्यूट होगा, और अगर ये प्रोग्रेसिव या हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, ग्रेजुअल हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, क्रोनिक रीनल फेलियर कहलाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्यूट किडनी फेलियर जो होता है ना दोस्तों, दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर, दिस इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर किसी को एक्यूट किडनी फेलियर होता है ना, तो वो वापस से ठीक हो जाता है, ठीक है, या ठीक हो सकता है, जबकि क्रोनिक रीनल फेलियर जो होता है ना दोस्तों, दैट इज इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल। ये क्या होता है दोस्तों, इररिवर्सिबल होता है, मतलब कि अगर एक बार हो गया तो हो गया, वापस से पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है, वापस से पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा, उसकी किडनी ठीक नहीं हो पाएगी, उसकी किडनी कभी भी ठीक नहीं हो पाती है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, क्रोनिक रीनल फेलियर, या उसकी जो किडनी है ना वो ठीक नहीं हो पाएंगी, तो इसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, इररिवर्सिबल के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके कोजेज। अब हम कोजेज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोजेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर की। एक्यूट रीनल फेलियर की जो कोजेज हैं दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं हम पहले। इसके जो कोजेज हैं उसे हम, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल। इसके कोजेज को हम तीन भागों में बांटते हैं।
पहला जो कोज है दोस्तों वो क्या है, उसे हम बोलते हैं प्री रीनल, मतलब कि जो किडनी है ना दोस्तों उसके पास जो ब्लड आ रहा है ना, वो ब्लड की जो अमाउंट है ना दोस्तों वो क्या हो गई है, कम हो गई है, मतलब कि हाइपो परफ्यूजन हो गया है। किडनी के पास जितना ब्लड आना चाहिए दोस्तों वो नहीं आ पा रहा है, या हम कहें दोस्तों उसको क्या हो गया है, हाइपो परफ्यूजन हो गया है। उसे क्या हो गया दोस्तों, हाइपो परफ्यूजन हो गया, कम मात्रा में ब्लड की सप्लाई हो रही है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। उसके कारण क्या हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। दूसरा जो कोज है ना दोस्तों वो खुद किडनी के अंदर है, तो इसे हम बोलेंगे इंट्रा रीनल, या रीनल भी बोल देते हैं कई बार, इसे सिर्फ रीनल भी बोल देते हैं, तो इंट्रा रीनल कोजेज। तीसरा कोज क्या है दोस्तों, कि यहां से जाने के बाद, यहां से किडनी से जाने के बाद, यूरिन के बनने के बाद कोजेज बनते हैं, उसके कारण किडनी फेल होती है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, पोस्ट रीनल कोज के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पोस्ट रीनल कोज के नाम से जानते हैं। मतलब कि किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उसके कारण से यूरिन कलेक्ट होता जाए और वापस से क्या होने जाए, ऊपर की तरफ चलने लग जाए और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए, यूरिन बाहर नहीं निकल पा रहा हो दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर कौन से कोजेज आएंगे, हम बात करेंगे वैसे में इनकी पोस्ट रीनल कोजेज आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री रीनल कोजेज की। पहले जो है दोस्तों कौन से आपके प्री रीनल कोजेज हैं। प्री रीनल कोजेज वो कोजेज हैं कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द किडनी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अब आपको सिर्फ सोचना है, ठीक है, आपको रटना नहीं है, एक भी क्वेश्चन इसमें रटना नहीं पड़ेगा आपको, सब बस दिमाग लगाना है कि भाई ठीक ऐसा हो सकता है जिसके कारण किडनी ब्लड सप्लाई कम होगी, या फिर हाइपो परफ्यूजन, हाइपो परफ्यूजन टू किडनी, हाइपो परफ्यूजन टू किडनी। उसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, आपको प्री रीनल कोजेज हो सकते हैं। भाई किडनी ब्लड सप्लाई, किडनी को तो ब्लड चाहिए ना दोस्तों, बिना ब्लड के वो कैसे काम करेगी, उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ब्लड चाहिए। अब उसकी सप्लाई क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई है, तो उसके कारण भी हो सकता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों, बताओ आप। भाई सिंपल सी बात है कि भाई बीपी कम रहे, हाइपोटेंशन हो, अब बॉडी के अंदर खुद ही नहीं है ब्लड, बीपी का प्रेशर कम है, वहां तक ब्लड नहीं जा पा रहा है दोस्तों, तो उसके कारण भी हो सकता है। तो हाइपोटेंशन के कारण, जब फ्लूइड की कमी हो जाए, फ्लूइड की कमी होगी तो क्या होगा दोस्तों, हाइपोवोलेमिया, बॉडी के अंदर फ्लूइड की क्या हो जाए दोस्तों, कमी हो जाएगी, कमी होगी तो क्या होगा, हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया के कारण क्या होगा, भाई ब्लड जो है उसके अंदर फ्लूइड तो है, अब वो फ्लूइड कम है तो ब्लड कम है, ब्लड कम है तो ब्लड कम जाएगा और किडनी काम नहीं कर पाएगी, फेल हो जाएगी, तो उसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, हाइपोवोलेमिया के नाम से जानेंगे। तो हाइपोवोलेमिया के कारण भी हो सकता है, या फिर किसी कारण हो सकता है दोस्तों, डिहाइड्रेशन के कारण भी हो सकता है, किसी कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन भी सेम है, फ्लूइड की कमी हो जाएगी, उसके कारण भी हो सकता है, या फिर हेमरेज के कारण भी हो सकता है, भाई हेमरेज हो गया उसके कारण भी होगा, ब्लीडिंग हो गई, ब्लड बाहर निकल गया, बॉडी के अंदर ही ब्लड नहीं है, किडनी को कहां से दे, तो उसके कारण भी हो सकता है, हेमरेज के कारण, या सिंपल ऐसे आपको पीपीएच भी लिख सकता है, वो पोस्टपार्टम हेमरेज जो है ना दोस्तों वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेमरेज किसी भी टाइप का हेमरेज हो, किसी भी टाइप का हेमरेज हो बॉडी के अंदर, कोई भी हेमरेज है ना दोस्तों वो कोज करेगा, ठीक है, कोई भी हेमरेज ये कोज कर सकता है, या फिर डायरेक्टली सिर्फ पीपीएस लिख दे तो पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर भाई आपको पता ही है, ठीक है, कि पोस्टपार्टम हेमरेज के बाद भी हो सकता है, बच्चे की डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग हो रही है तो उसके कारण भी क्या होगा, ब्लड का तो लॉस होगा ही ना, वो एक टाइप हो गया हेमरेज का, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है। इसके कारण हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, पेशेंट को मान लो कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो हार्ट पंप ही नहीं कर रहा तो कहां पहुंचाएगा किडनी तक ब्लड, किडनी तक ब्लड नहीं जाएगा, होगा, ठीक है। या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए, फ्लूइड का रिटेंशन होगा, रिटेंशन के कारण जो हार्ट है दोस्तों कंजेस्टिव हो जाएगा, तो कंजेस्टिव हार्ट जो फेलियर है उसके कारण भी हो सकता है दोस्तों, कंजेस्टिव जो हार्ट फेलियर है उसके कारण भी हो सकता है। या फिर जैसे कि जो आर्टरीज जो है दोस्तों उनके अंदर ही क्या हो जाए, स्टेनोसिस हो जाए, तो रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाए, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या फाइब्रोसिस, तो जो आर्टरी है दोस्तों उसके अंदर ही अगर स्टेनोसिस हो गया या फाइब्रोसिस हो गया तो जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है वो रुकावट हो गई, उसके अंदर रुकावट होगी तो आगे ब्लड नहीं पहुंचेगा, और आगे ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसके कारण ब्लड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या फिर फाइब्रोसिस के कारण भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे कोजेज हैं, जैसे अगर आप ओबीजी में लो तो एक हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम, और सर ये कैसे, भाई हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम होगा, ज्यादा मात्रा में वोमिटिंग होगी, ज्यादा मात्रा में डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, फ्लूइड की कमी होगी, फ्लूइड की कमी होगी, ब्लड की कमी होगी, ब्लड की कमी होगी, किडनी में ब्लड नहीं पहुंचेगा और किडनी में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हाइपोपरफ्यूजन होगा, हाइपोपरफ्यूजन होगा तो किडनी को इंजरी होगी और वो क्या कहलाएगा, एक्यूट किडनी डिजीज कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो सकता है, इसका कोजेज हो सकता है। तो दीज आर द प्री रीनल कोजेज ऑफ द किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर। इसके बाद में सेकंड जो आता है दोस्तों दैट इज इंट्रा रीनल कोजेज, भाई किडनी के अंदर के कोजेज हैं, ठीक है,
तो एक तो दोस्तों क्या है भाई, नेफ्रॉन के अंदर स्टोन हो, या किडनी स्टोन लिख लो डायरेक्ट, किडनी के अंदर क्या हो, स्टोन हो, किडनी के अंदर स्टोन बन रहा है ये, ठीक है, यूरेटर और ब्लैडर में नहीं बन रहा, ठीक है। तो ऐसे मान लो, तो इसे हम किस नाम जानेंगे, किडनी स्टोन हो गया। तो उसके कारण भी किडनी क्या हो सकती है दोस्तों, ज्यादा मात्रा में स्टोन बनने के कारण किडनी क्या हो सकती है दोस्तों, डैमेज हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा, आगे यूरिन नहीं जाएगा, कलेक्ट होगा किडनी के अंदर, कलेक्ट होगा तो वो क्या करेगा दोस्तों, इन्फेक्शन कोज करेगा, उसको डैमेज करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो किडनी स्टोन के कारण भी ऐसा हो सकता है। या फिर दोस्तों कि कोई भी ट्यूमर हो, रीनल कोई भी ट्यूमर बन जाए, या रीनल कोई भी क्या बन जाए दोस्तों, रीनल कार्सिनोमा हो, या सिस्ट हो, रीनल सिस्ट हो, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाए वहां पे, कार्सिनोमा हो जाए, ट्यूमर हो जाए, सब किडनी के अंदर हो रहे हैं ये, तो ये सब कोजेस क्या कहलाएंगे दोस्तों, इंट्रा रीनल कोजेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंट्रा रीनल। जैसे डिजीज कंडीशन भी हो सकती है, जैसे दोस्तों क्लाइंट को मान लो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए, नेफ्राइटिस, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, किडनी डैमेज हो सकती है। तो किडनी के अंदर ही किडनी की डैमेज की रीजन होना दोस्तों, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, इंट्रा रीनल कोजेस के नाम से जानते हैं। थर्ड आता है पोस्ट रीनल कोजेस। ये तो बहुत सिंपल है। पोस्ट रीनल कोजेस का मतलब क्या है दोस्तों, किडनी से आगे है ये। अब तो ये आपकी किडनी, इससे आगे कुछ भी कोज होगा ना, यहां से आगे कुछ भी कोज हो रहा है, तो जैसे यूरेटर के अंदर स्टोन हो, ठीक है, यूरेटर के अंदर कोई भी स्टोन बन रहा है, या फिर दोस्तों आपके आगे जाके मान लो ब्लैडर है, उसमें स्टोन बन रहा है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा, उसके कारण भी हो सकता है। तो यूरेटर स्टोन के कारण भी हो सकता है, इसके अलावा ब्लैडर जो स्टोन है उसके कारण भी हो सकता है, या फिर किसके कारण हो सकता है दोस्तों, ब्लैडर कैंसर के कारण भी हो सकता है, या फिर प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसका कैंसर हो जाए, तो प्रोस्टेट जो कैंसर है उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसे बीपीएच कंडीशन में भी हो सकता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। तो सब चीजें क्या कर रही हैं दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर रही हैं, इनके कारण अगर होता है तो इसे क्या बोलेंगे हम, पोस्ट रीनल कोजेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम ड्रग्स की बात करें दोस्तों, तो प्री रीनल कोज के अंदर भी कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे NSAID है, तो ये ड्रग क्या कोज करवा सकती है दोस्तों, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करके ये ब्लड सप्लाई को क्या कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। या फिर डायरेक्टली कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग हो, तो वो किडनी को डायरेक्टली क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, तो वो इंट्रारीनल कोज में आ जाएगा। तो नेफ्रोटॉक्सिक जो ड्रग है दोस्तों, डायरेक्टली मान लो किडनी को क्या करती हो, डैमेज करती हो, ठीक है, जैसे एम्फोटेरिसिन B है, सिस्प्लेटिन है, और भी कोई हो, तो वो किडनी को भी क्या कर सकती है दोस्तों, डैमेज कर सकती हैं। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, किडनी डैमेज हो सकती है, तो वो किस में आएगा, इंट्रारीनल में आ गया। तो तीन कोजेस हो गए, एक ब्लड सप्लाई कम हुई किडनी तक, प्री रीनल हो गया, एक किडनी के अंदर किडनी डैमेज हो रही है, मान लो मेन किडनी डैमेज हो रही है, न ऑब्स्ट्रक्शन है आगे न ब्लड सप्लाई में, तो इंट्रारीनल, और उसके बाद में हो रहा है दोस्तों, तो वो किस में आ जाएगा, पोस्ट रीनल में आ जाएगा। तो पोस्ट रीनल तो बिल्कुल समझने की दिक्कत ही नहीं है, क्या तो स्टोन होगा या ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो स्टोन और कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बीपीएस, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, पोस्ट रीनल कोजेज हो जाएंगे। अब हम एक बार बात करते हैं स्टेज और ग्रेडिंग की, कई बार पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, स्टेज और ग्रेडिंग की। चलो पहले एक बार क्रोनिक रीनल फेलियर के कोजेस पढ़ते हैं, फिर नहीं तो पूरा नहीं होगा ना, ऐसे हो जाएगा। पहले कोजेस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर पढ़ाता हूँ, ये बहुत सिंपल है, अब इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्पिटल में ज्यादातर इस टर्म को यूज करते हैं, इसके लिए CKD यूज करते हैं, ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज जो है, ये टर्म ज्यादा यूज करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। अब हम कोजेस की अगर बात करें ना दोस्तों, तो इसके क्या क्या कोज हो सकते हैं, एक तो बार बार एक्यूट रीनल डिजीज होना या एक्यूट किडनी डिजीज होना, तो फ्रीक्वेंट ऑनसेट ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है, बार बार हो रहा है ना दोस्तों, तो बार बार किडनी डैमेज होगी, तो फिर वो धीरे धीरे होती होती क्रोनिक में चली जाएगी, और वापस से क्या नहीं हो पाएगी दोस्तों, वो वापस से नॉर्मल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक्यूट किडनी इंजरी फ्रीक्वेंट होना। इसके अलावा जैसे सिंपल सा डिसऑर्डर डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज जो मेलाइटस है ना दोस्तों, ये भी क्या कोज कर सकता है दोस्तों, किडनी को डैमेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, हाइपर ओस्मोलर रहता है हमेशा ब्लड, तो वो किडनी के फिल्ट्रेशन में क्या करता रहता है, प्रॉब्लम कोज करता रहता है लंबे टाइम तक। जब भी फिल्ट्रेशन को उसको बार बार उसके ऊपर वर्क लोड पड़ेगा, ठीक है, बार बार उस ग्लूकोज को बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे क्रोनिक रूप से वो आगे जाके क्या कर देता है दोस्तों, डैमेज कर सकता है। तो डायबिटीज मेलाइटस भी इसका कोज है। इसके अलावा दोस्तों बस एक और याद रख लो, ज्यादा नहीं याद कराऊंगा इसमें आपको, एक हाइपरटेंशन याद कर लो, हाइपरटेंशन। तो जिस पेशेंट को दोस्तों हाइपरटेंशन की कंडीशन भी रहती है ना, तो लंबे समय में जाकर उस पेशेंट को भी क्या रहता है दोस्तों, इसका क्या रहता है, क्रोनिक रीनल फेलियर का क्या रहता है दोस्तों, रिस्क रहता है। तो डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन जो है वो इसके क्या है दोस्तों, रिस्क फैक्टर हैं, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको ग्रेडिंग और स्टेजिंग के बारे में बताता हूँ।
पहले हम बात करते हैं एक्यूट किडनी इंजरी की। इसकी 3 ग्रेडिंग होती हैं दोस्तों, ठीक है। इसकी क्या होती हैं? 3 ग्रेडिंग होती हैं, और वो तीनों जो ग्रेडिंग जो बांटी गई हैं सीरम क्रिएटिनिन लेवल के अकॉर्डिंग बांटी गई हैं। सीरम क्रिएटिनिन लेवल, सीरम क्रिएटिनिन जो लेवल है वो लगभग जो नॉर्मल लेवल होता है ना 0.6 to 1.3 होता है, ठीक है, mg per dl। कुछ बुक्स में 0.6 to 1.2 भी मिल जाएगा आपको, और 1.3 तक ठीक माना जाता है। 0.6 to 1.3 mg per dl तक इसका क्या माना जाता है? नॉर्मल लेवल माना जाता है। अगर इसका जो लेवल है ना दोस्तों लगभग 1.5 से और 2 गुना हो जाए, टाइम बोल रहा हूं मैं, 1.5 से 2 mg per dl नहीं कर रहा हूं मैं, गुना बोल रहा हूं। नॉर्मल से अगर 1.5 से 2 गुना सीरम क्रिएटिनिन लेवल हो गया ना दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? फर्स्ट ग्रेड के नाम से जानेंगे। सेकंड ग्रेड में क्या होगा? 2 से और 3 गुना हो जाएगा, 2 to 3 टाइम, और इसके अंदर मोर देन 3 टाइम हो जाएगा। 3 गुना से क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्यादा हो जाएगा क्या? सीरम क्रिएटिनिन लेवल। तो इसकी 3 ग्रेडिंग हो गई। पहली है सीरम क्रिएटिनिन लेवल 1.5 से 2 गुना होना नॉर्मल से, सेकंड के अंदर 2 से 3 गुना होना, और थर्ड के अंदर मोर देन 3 टाइम होना, ठीक है। अब क्रोनिक किडनी इंजरी या क्रोनिक किडनी डिजीज, इसकी 5 ग्रेड होती हैं, G1, G2, G3, G4 और G5। 5 ग्रेड होती हैं इसकी दोस्तों, G1, G2, G3, G4 और G5। G1 जो ग्रेडिंग है उस हम जानते हैं कि नॉर्मल जो ये इसका जो क्लासिफिकेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट होती है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग होता है। ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन जो रेट है इसके अकॉर्डिंग इसका क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। तो इसका जो लेवल है ना दोस्तों वो लगभग आप ये मान लो कि 90 से और 120 तक होता है, ठीक है, ml पर मिनट। ये 125 ml पर मिनट होता है, तो 90 से 120 होगा, तो हम इसे किस नाम जानेंगे? ग्रेड फर्स्ट CKD के नाम से हम इसे जानते हैं। ग्रेड सेकंड के अंदर कितना होगा दोस्तों? 60 से लेकर 90 तक होगा, ml पर मिनट होगा, 60 से 90 ml पर मिनट होगा, ठीक है। ग्रेड थर्ड के अंदर कितना होगा दोस्तों? 30 से 90 से 120 हो गया, 60 से 90 हो गया, ठीक है ना, और आएगा 30 से 60, 30 से 60, और यहां आएगा 15 से 30, और यहां आएगा लेस देन 15, ठीक है। ऐसे याद कर लो, शुरू के अंदर ना 30 आते हैं और बाद में 15 का अंतर आता है। देखो 90 से 120 में 30 का अंतर, 60 से 90 में 30 का अंतर, 30 से 60 में भी 30 का अंतर आ रहा है। अब यहाँ पर 15 से 30 और लेस देन 15 ml पर मिनट, सब में ml पर मिनट है, तो ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इतनी है तो दोस्तों ग्रेड फर्स्ट है। अगर 60 से 90 ml पर मिनट है तो ग्रेड सेकंड है, 30 से 60 ml है तो ग्रेड थर्ड है, 15 से 30 है दोस्तों तो G4 है, और अगर 15 से भी कम है तो दूसरी हम किस नाम जानते हैं? इसे हम ग्रेड 5 या एंड स्टेज रीनल डिजीज के नाम से जानते हैं। एंड स्टेज रीनल डिजीज के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम G5 अगर स्टेज में पहुंच गया तो इसे हम और किस नाम जानते हैं? एंड स्टेज रीनल डिजीज, ठीक है, एंड स्टेज रीनल डिजीज के नाम से हम इसे जानते हैं। एंड स्टेज रीनल डिजीज, एंड स्टेज रीनल डिजीज के नाम जानते हैं अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है वो 15 से कम होगी, ठीक है। अगर कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले पढ़ते हैं हम एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी डिजीज। एक्यूट रीनल फेलियर अगर हम और एक्यूट किडनी डिजीज की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर 3 फेज आती हैं, ठीक है। कितनी फेज आती है दोस्तों? 3 फेज आती हैं। पहली फेज के अंदर जब डिजीज होती है तो पेशेंट कैसा हो जाता है? ओलिगोयूरिक रहता है कुछ दिन तक। दूसरी फेज के अंदर जब ये डिजीज आती है दोस्तों तो फिर पेशेंट डाईयूरेटिक फेज में चला जाता है, तो डाईयूरेटिक फेज हो जाती है। और तीसरी जो फेज है दोस्तों उसमें पेशेंट क्या होने लग जाता है? नॉर्मल होने लग जाता है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? रिकवरी फेज के नाम से जानते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्यूट किडनी इंजरी क्या है दोस्तों, इसके अंदर पेशेंट क्या हो सकता है? ठीक हो सकता है, क्रोनिक तो है नहीं। तो ओलिगो जो यूरिक है दोस्तों ये लगभग 8 से लेकर 15 दिन तक की फेज रहती है। और अगर हम डाईयूरेटिक फेज की बात करें तो ये डाईयूरेटिक फेज लगभग 7 दिन से और 21 दिन तक की फेज रहती है, जबकि रिकवरी फेज बहुत टाइम लगता है भाई किडनी को बिल्कुल ठीक होने में। तो 6 मंथ से लेकर और 2 साल तक का भी क्या लग सकता है दोस्तों? टाइम पीरियड लग सकता है। 6 मंथ टू 2 ईयर तक का भी इसमें क्या लग सकता है? टाइम पीरियड लग सकता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? रिकवरी फेज के नाम से जानते हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? रिकवरी फेज के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले ओलिगो यूरिक फेज की। ओलिगो यूरिक फेज भाई नाम में ही है कि मेन जो सिम्टम जो आएंगे ना
किडनी फेलियर के, वो सब किस में आएंगे? ओलिगोयूरिक के अंदर ही आएंगे। ओलिगोयूरिक है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई किडनी की फिल्ट्रेशन रेट कम हुई होगी, ठीक है, तो किडनी की जो GFR है दोस्तों वो क्या हुई होगी? कम हुई होगी। किडनी की GFR कम हुई होगी तो यूरिन का फॉर्मेशन कम हुआ होगा, नाम भी ओलिगोयूरिक है तो ओलिगोयूरिया है। अब जो यूरिन कम बनेगा तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना दोस्तों वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? यूरिन कम बन रहा है और उसके अंदर आयन क्या होंगे? ज्यादा होंगे, तो उसके कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब पानी कम है ना, ओलिगोयूरिक मतलब पानी कम है, पानी कम है तो मतलब उसके अंदर आयन ज्यादा है, और आयन ज्यादा है तो वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है तो ग्रेविटी ज्यादा है। ऐसे भी आप कर सकते हो, भारी चीजों में वजन ज्यादा होता है तो पानी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, सिर्फ आयन है तो वो भारी कहलाएगा, कंसंट्रेटेड होता है, ये डाइल्यूटेड नहीं रहता है। जबकि यहाँ पर जो दूसरी जो फेज आएगी उसमें उल्टा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी दोस्तों। इसके अलावा क्या होगा? अब भाई यूरिन नहीं बन रहा, मतलब पानी का जो वाटर जो है ना बॉडी का वो बाहर नहीं जा रहा है, तो वाटर का रिटेंशन होगा। बॉडी के अंदर वाटर का क्या होगा दोस्तों? रिटेंशन होगा। अब अगर वाटर का रिटेंशन होगा तो पर्सन को क्या होगा दोस्तों? एडिमा होगा। साथ में क्या होगा? पानी ज्यादा होगा तो दोस्तों उसके अंदर हाइपरटेंशन भी होगा, तो हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों फॉस्फेट का जो लेवल है वो बाहर नहीं निकल पाएगा तो हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा। और किडनी काम नहीं कर रही है और फॉस्फेट ज्यादा हो गया है तो कैल्शियम का लेवल क्या होगा दोस्तों? कम होगा, तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। इसके अलावा किडनी काम नहीं कर रही है और जो वाटर जो है ना दोस्तों वो क्या हो रहा है, सॉरी सोडियम क्या हो जाता है कि एक्चुअली में इसमें वाटर ज्यादा रहता है और सोडियम की अमाउंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। कुछ बुक्स में इसमें दोनों चीजें लिखी हुई है, ये हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है या हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है, लेकिन मेन फोकस आप हाइपोनेट्रीमिया में करो। क्यों? कि बॉडी के अंदर अब सोडियम तो है वो बाहर नहीं निकल रहा मान लो, और वाटर है वो भी बाहर नहीं निकल रहा, तो वाटर की तुलना में जो सोडियम है दोस्तों क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा पोटेशियम जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा, तो क्या होगा दोस्तों? हाइपर कैलेमिया भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम भी बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? हाइपर मैग्नीशियमिया देखने को मिलेगा। हाइपर मैग्नीशियमिया भी क्या होगा दोस्तों? क्लाइंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये सारे सिम्टम आते हैं दोस्तों किसके अंदर? ओलिगोयूरिक फेज के अंदर। जब आप सीकेडी पढ़ोगे तो उसमें भी लगभग यही सारे सिम्टम आएंगे। सीकेडी के अंदर भी ओलिगोयूरिक वाली फेज वाले सारे सिम्टम आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों डाईयूरेटिक फेज। डाईयूरेटिक फेज, डाईयूरेटिक फेज में क्या होता है दोस्तों कि यूरिया का लेवल अब बढ़ गया, और यूरिया का लेवल जो बढ़ने के कारण दोस्तों क्या होगा कि एकदम से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट हो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब इसके कारण यू होगा दोस्तों, तो उसके कारण क्या होगा? यूरिन ज्यादा बनेगा, तो यूरिन ज्यादा बनेगा तो पॉलीयूरिया होगा। अब वाटर क्या है इसमें? ज्यादा है, आयंस क्या होंगे? कम होंगे, तो जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है दोस्तों यूरिन की, ऑफ यूरिन, वो क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे कम हो जाएगी। अब वहां पर क्या हुआ था भाई? फ्लूइड का रिटेंशन हुआ था, यहाँ पर फ्लूइड क्या हो रहा है दोस्तों? बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है तो बीपी क्या होगा दोस्तों? कम होगा। कम होगा तो क्या देखने को मिलेगा आपको? हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन। इसके अलावा सारी चीजें इसमें क्या हो जाएंगी दोस्तों? कम होंगी, क्योंकि हर चीज बाहर निकलेगी, तो हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे सब चीजें बाहर निकलेंगी डायूरेसिस के द्वारा। हाइपोमैग्नीशियमिया देखने को मिलेगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया भी देखने को मिलेगा। इसमें सब चीजें क्या हो रही हैं दोस्तों? कम हो रही हैं। इसके अंदर सारी चीजें क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। हाइपोकैलेमिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर क्या होती है दोस्तों? देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये सब चीजें इसमें देखने को मिलेंगी डायूरेटिक फेज में। हर चीजें कम होंगी, इसमें बढ़ेगी नहीं। इसमें क्या हो रहा है? कम हो रही है। देखो ये हाइपोटेंशन हो गया, ये बस यूरिन बढ़ रहा है, एक पॉलीयूरिया हो रहा है। एक दोस्तों GFR क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहो कि यहां पर क्या होगा कि इसके अंदर भाई यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन सब का लेवल बढ़ेगा। ओलिगोयूरिक में क्या होगा? यूरिया इंक्रीज होगा, यूरिक एसिड का जो लेवल है दोस्तों वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, और क्रिएटिनिन जो है उसका लेवल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लिखते हैं एक्चुअली में, डायरेक्टली यूरिया नहीं, नाइट्रोजन, इसका लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। जबकि डायूरेटिक फेज में इनका लेवल क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, डिक्रीजिंग होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों? डिक्रीजिंग होंगे, क्योंकि अब किडनी है काम कर रही है, क्योंकि ज्यादा कर रही है। अब ये सब चीजें क्या होने लग जाएंगी दोस्तों? बाहर निकलने लगेंगी बॉडी से। जब बाहर निकलने लगेंगी तो सब किस पैटर्न में मिलेंगे आपको? डिक्रीजिंग पैटर्न में मिलेंगे। मतलब आज टेस्ट करवाओगे
तो पहले से कम, फिर और करवाओगे तो फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा इनका लेवल। ठीक है, इन सबको लिख लेना आप जो भी है। तो ये सब देखने को मिलेगा। तीसरी जो फेज है दोस्तों वो है आपकी रिकवरी फेज। अब रिकवरी फेज का मतलब भी क्या हुआ कि पेशेंट क्या होने लग गया है, नॉर्मल होने लग गया है। पेशेंट क्या होने लग गया है, नॉर्मल होने लग गया है। तो उसे हम किस नाम जानेंगे, रिकवरी फेज के नाम से जानेंगे, रिकवरी फेज। अब रिकवरी फेज जब आएगी तो पेशेंट क्या होने लगेगा दोस्तों, नॉर्मल होने लगेगा। पेशेंट क्या होने लगेगा, नॉर्मल होने लगेगा, और सब चीजें क्या होने लगेंगी, धीरे 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 नॉर्मल आ जाएंगी। हर चीज क्या आ जाएगी दोस्तों, नॉर्मल आ जाएगी। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, रिकवरी फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। देखो हमने कैसे पढ़ा था, सबसे पहले हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया कि एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर क्या होता है। ठीक है, इनकी जो डेफिनेशन उसकी बात की हमने, कैसे होते हैं, इनका पैटर्न ऑनसेट कैसा होता है इनका, उसके बारे में बात की। फिर हमने कोजेज की, दोनों के अलग अलग पढ़े, एक्यूट रीनल फेलियर के अलग पढ़े हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर के अलग पढ़े। फिर इसके बाद में हमने इनके जो ग्रेडिंग या स्टेजिंग है उनको अलग अलग देखा। इसके बाद में फिर हमने अब क्या देखेंगे दोस्तों, स्टेज और ग्रेडिंग के बाद में इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और इसमें मैंने एक के बता दिया आपको, किसके, एक्यूट किडनी फेलियर बता दिया। अब हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, क्रोनिक जो किडनी डिजीज है, सीकेडी है, उसकी हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सीकेडी के जो सिम्टम्स है वो कैसे आएंगे, तो मैंने आपको बताया लगभग वैसे ही सिम्टम आते हैं। तो पहली चीज ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है दोस्तों वो क्या होगी, कम होगी। यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यूरिन की स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है दोस्तों वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, वहां भी हो सकता है। ठीक है, वहां भी लिख लो, मैंने वहां लिखा नहीं। अभी उसका क्या कारण होगा भाई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसलिए होगा कि जो किडनी है ना दोस्तों, वो हाइड्रोजन जो आयंस है ना उनको बॉडी से बाहर क्या नहीं कर पाती है, एक्सक्रिएट नहीं कर पाती है। ठीक है, और नए बायोकार्बोनेट को रेगुलेट कर पाती है। तो उसके कारण क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयंस है वो बॉडी के अंदर क्या होंगे, कलेक्ट होंगे, क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो किडनी के फेल होने के कारण। और जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं हाइड्रोजन आयंस, तो कलेक्ट होंगे, कलेक्ट होकर वो क्या कोज करेंगे दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करते हैं। क्या कोज करते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करते हैं, क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल्स आर अनेबल टू एक्सक्रिएट द हाइड्रोजन आयंस, और नए कार्बोनेट को रेगुलेट कर पाती है वो, तो उसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो इसका रीजन जो है वो मैंने आपको बता दिया। तो या मैं इसको ऐसे नहीं लिखाऊंगा, तो आपको मैं अलग तरीके से लिखाता हूं। ये 3 लिख लिया आपने, अब इसके बाद लिखो नेक्स्ट है कोजेज ड्यू टू। ठीक है, सिम्टम्स ही पढ़ रहे हैं हम, मैं सिम्टम्स ही पढ़ा रहा हूं। पहला जो सिम्टम है वो मैंने आपको क्या लिखा है, ओलिगोयूरिया। दूसरा जीएफआर, तीसरा यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई है। अब चौथा कोज पढ़ाता हूं, कोजेज ड्यू टू इंक्रीज्ड एमोनिया। जब वेस्ट प्रोडक्ट जो है दोस्तों वो इंक्रीज होंगे, तो वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज हैं, और वो दोस्तों इंक्रीज होंगे ना, तो उसके कारण क्या होगा, जो बैक्टीरिया जो हैं वो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। और इस अमोनिया के कारण कई सारे क्या देखने को मिलते हैं दोस्तों, बॉडी के अंदर सिम्टम देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो आप, सबसे पहले ये अल्सर कोज कराएगा, कहां कहां, देखो गैस्ट्राइटिस कोज कराएगा, स्टोमक के अंदर गैस्ट्राइटिस, पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगी उसके अंदर स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग ग्लोसाइटिस, ये भी कोज करवाएगा। ठीक है, या फिर जीआई ब्लीडिंग भी कोज करवा सकता है कहीं भी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ब्लीडिंग है वो भी क्या हो सकती है दोस्तों, अमोनिया के कारण क्या हो सकती है दोस्तों, हो सकती है। अगर ये ब्रेन तक जाएगा तो दोस्तों इसके कारण क्या होगा, ब्रेन के कारण ये एनसीफेलोपैथी कोज कर सकता है, एनसीफेलो जो पैथी है वो भी कोज कर सकता है ये। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्या कोज कर सकता है ये, एनसीफेलोपैथी कारण कन्वर्जेंस में भी जा सकता है पेशेंट। ठीक है, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, तो ये सारे सिम्टम इसके कारण क्या होंगे दोस्तों, देखने को मिल सकते हैं। ये सारे सिम्टम इसके कारण क्या होंगे, देखने को मिलेंगे आपको। देखो कितने सारे सिम्टम्स देखने को मिले, गैस्ट्राइटिस, स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, जीआई ब्लीडिंग, एनसीफेलोपैथी, कन्वर्जन, कोमा, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब। पांचवा लिखो ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। बॉडी के अंदर फ्लूइड के रिटेंशन के कारण भी बहुत सारे सिम्टम्स इसके अंदर क्या हो सकते हैं दोस्तों, देखने को मिलेंगे। तो जैसे एक तो क्या हो गया, बीपी बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। इसके कारण क्या होगा, इसके अलावा दोस्तों एडिमा देखने को मिलेगी,
भाई फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, उसकी अमाउंट बढ़ेगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की अमाउंट बढ़ना क्या कहलाता है, एडिमा कहलाता है। तो हाइपरटेंशन होगा, इसके कारण क्या होगा दोस्तों, एडिमा होगा। इसके कारण अगर पेरिटोनियम कैविटी में बढ़ता है तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, एसाइटिस होगा। क्या होगा, एसाइटिस होगा। पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं ना जीआई ट्रैक्ट में, तो मैं इतना यहाँ पर ज्यादा फोकस करूंगा नहीं, सिर्फ सिम्टम बताऊंगा आपको। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, पोर्टल जो हाइपरटेंशन है वो देखने को मिलेगा। पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण भी एसाइटिस होता है, ये भी एक तरीका भी होता है इसका वे, तो वो भी ध्यान रखना है आपको, थोड़ा मैंने बताया हुआ है वैसे आपको ये। इसके कारण दोस्तों क्या होगा, लंग्स तक ज्यादा जाएगा तो प्लूरल इफ्यूजन होगा, और प्लूरल इफ्यूजन हुआ तो उसके कारण क्या होगा, टैकीपिनिया भी देखने को मिल सकता है, डिजनिया भी देखने को मिल सकता है। टैकीपिनिया, डिजनिया ये भी देखने को मिल सकता है फ्लूइड के रिटेंशन के कारण। ठीक है, इसके कारण हार्ट की तरफ बढ़ेगा तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी देखने को मिल सकता है। पेरिकार्डियल फ्यूजन, पेरिकार्डियल जो फ्यूजन है दोस्तों वो भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ना दोस्तों, और जब प्लूरल फ्यूजन होता है तो साउंड भी सुनाई दे सकती है, तो क्रैकल से साउंड सुनाई देती है स्टेथोस्कोप पे। जब स्टेथोस्कोप से आप सुनोगे तो कौन सी साउंड सुनाई देगी आपको, क्रैकल से जो साउंड है दोस्तों वो भी सुनाई दे सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं छठवा, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड पीएच इम्बैलेंस। इसके कारण भी बहुत सारे सिम्टम आएंगे। देखो, तो फ्लूइड तो मैंने आपको बता ही दिया, मेन फोकस हम इलेक्ट्रोलाइट पे और इन पे कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वही सारे सिम्टम आएंगे, मैंने आपको बताया था। तो एक सिम्टम आएगा हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया के क्या क्या कारण होंगे, एक तो इसमें जो फॉस्फेट है ना उसका क्या नहीं हो पाता, बॉडी से बाहर एक्सक्रीशन नहीं हो पाता। तो हाइपोकैल्सीमिया का रीजन होता है कि इंक्रीज फॉस्फेट लेवल, जो फॉस्फेट का जो लेवल है दोस्तों वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जहां भी फॉस्फेट और जो कैल्शियम है वो हमेशा उल्टा चलते हैं ज्यादातर। ठीक है, अगर फॉस्फेट बॉडी के अंदर बढ़ता है तो कैल्शियम कम हो जाता है, कैल्शियम बढ़ता है तो फॉस्फेट होता है, ऐसा देखने को मिला है। तो फॉस्फेट का लेवल बढ़ता है तो उसके कारण भी क्या होता है, कैल्शियम कम होता है। एक दूसरा और रीजन है दोस्तों, हम जानते हैं कि किडनीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के एक्टिवेशन के लिए जरूरी है, विटामिन डी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और विटामिन जो डी है उससे कैल्शियम का क्या होता है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ काम करेंगी। अब एक साथ काम करेंगी तो क्या होगा, उसके कारण कैल्शियम का लेवल क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, किडनीज आर अनेबल टू एक्टिवेट द विटामिन डी। विटामिन डी को क्या नहीं कर पाते, एक्टिवेट नहीं कर पाते, और एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी होगा। द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल, दैट इज आल्सो नोन एज कैल्सिट्राइओल। जो विटामिन डी की एक्टिवेटेड जो फॉर्म होती है उसे हम किस नाम जानते हैं, 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं, जैसे हम कैल्सिट्राइओल भी बोलते हैं। उसी वो क्या काम करेगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। अब विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए आप देखना कभी भी जो डॉक्टर है ना, ऑर्थो के डॉक्टर, वो हमेशा विटामिन डी और कैल्शियम साथ ही लिखते हैं। क्यों, अगर आप कैल्शियम दे रहे हो और विटामिन डी नहीं दे रहे तो अगर किसी में कमी है तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण आपको फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होने के कारण, और इसके कारण क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया। इसके अलावा दोस्तों हाइपरफॉस्फेटेमिया। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, किडनीज आर अनेबल टू एक्सक्रिएट फॉस्फेट, अनेबल टू एक्सक्रिएट। हाइपरमैग्नीसेमिया, सेम रीजन होगा। ठीक है, किडनीज मैग्नीशियम को क्या नहीं कर पाएंगे दोस्तों, एक्सक्रिएट नहीं कर पाएंगी, यहां पर फॉस्फेट को। ठीक है, सेम रीजन किस में होगा, हाइपरकैलेमिया में भी जो किडनी है दोस्तों वो पोटेशियम को क्या नहीं कर पाती है, एक्सक्रीट नहीं कर पाती है, तो उसके कारण पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, पोटेशियम लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। दूसरा रीजन और होता है इसका कि बॉडी के अंदर क्या होती है दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए जो पोटेशियम है ना दोस्तों, ये पोटेशियम कहां आता है दोस्तों, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर आ जाता है, सॉरी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर आ जाता है, मतलब ब्लड के अंदर आ गया। कहां से, सेल से, क्योंकि सेल का ही तो मेन है, सेल का ही तो
जो मेन आयन है वो क्या है, पोटेशियम है, और ब्लड का मेन आयन है वो क्या है, सोडियम है। लेकिन अब ये यहाँ से निकल के किस में आएगा, ब्लड में अंदर आएगा, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा, और इसी के अंदर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, पोटेशियम देख रहे हैं। तो हाइपरकैलेमिया इस कारण से भी होता है। और दूसरा रीजन क्या होता है हाइपरकैलेमिया का, किडनी क्या नहीं कर पाती है दोस्तों, एक्सक्रीट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर 2 रीजन है, ऐसे ही 2 रीजन किसके हैं, कैल्शियम के भी हैं, ठीक है, वो भी ध्यान रखना, इनके सबके एक रीजन है। इसके अलावा हाइपोनेट्रेमिया भी देखने को मिलता है। क्या होगा भाई, बॉडी के अंदर मान लो कि वाटर बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों कि वाटर की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी। सोडियम है वो भी बढ़ेगा, लेकिन वाटर ज्यादा बढ़ता है, सोडियम उतना नहीं बढ़ पाएगा अगर बाहर भी नहीं निकल पा रहा तो भी। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों कि वाटर की तुलना में जो सोडियम वो क्या होता है, कम होता है। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं। तो उसके कारण भी क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हाइपर मैग्नीशिया हो गया तो पेशेंट के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है, जैसे पेशेंट है ना ड्राउजी हो सकता है, ड्राउजीनेस आ सकता है पेशेंट के अंदर, लिथार्जी आ सकता है पेशेंट के अंदर, ठीक है दोस्तों, ये सब देखने को मिल सकते हैं। हाइपरफोस्फेटेमिया जो है ना आई से रिलेटेड भी सिम्टम कोज करता है, जैसे डिप्लोपिया कोज कर सकता है, ठीक है, या आंखों के अंदर दर्द कोज कर सकता है, ओप्थेल्जिया है, ऐसे सिम्टम भी क्या कर सकता है दोस्तों, कोज कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर डिपोजिशन हो जाता है, इसके अंदर इसका क्या होने लग जाता है, आईज के अंदर डिपोजिशन होने लग जाता है। तो उसके कारण ये सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। पोटेशियम जो है दोस्तों वो बढ़ता है ना, तो वो हमेशा डिसरिथमिया कोज करता है, या एरिथमिया बोल सकते हैं आप। डिसरिथमिया क्या करता है, कोज करता है। तो पोटेशियम के बढ़ने के कारण, पोटेशियम जब बढ़ता है हाइपरकैलेमिया होता है, तो उसके कारण ईसीजी में भी क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। पी वेव जो है दोस्तों वो क्या देखने को मिलेगी, फ्लैट पी वेव देखने को मिलेगी, प्रोलॉन्ग्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, और टोल टी वेव देखने को मिलती है, टोल टी वेव भी देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, देखने को आपको मिलेंगे। याद आपको सबको याद करने हैं वैसे तो, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस जब हम फंडामेंटल में पढ़ेंगे तब हम वहां पर मैं आपको एक एक सबके वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस चीज के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा। हाइपोकैल्सीमिया अगर होगा ना दोस्तों, उसके कारण क्या होगा भाई, ये बताने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। कैल्शियम कम होगा तो कैल्शियम के सिम्टम्स आएंगे, तो टिटेनी होगा। इसके अलावा फ्रैक्चर के चांसेस भी क्या होंगे दोस्तों, इंक्रीज हो जाएंगे। भाई कैल्शियम की कमी होगी तो फ्रैक्चर के चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। तो ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है दोस्तों क्लाइंट के अंदर, क्यों, क्योंकि ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन जो आयंस है ना दोस्तों, वो किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी काम नहीं कर रही तो बाहर नहीं निकाल पाएगी, एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, तो हाइड्रोजन आयंस का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा। और जब हाइड्रोजन आयंस का एक्यूमुलेशन होगा और उसको ट्रीट करने के लिए बाइकार्बोनेट भी नहीं कर पा रहा सही से, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, जो पीएच है वो कम होगी, और उसके कारण क्या होगा दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, एसिडोसिस होगी, ठीक है। बाकी की तो चीजें मैं अगले किसी क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, यही क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया। अब हम आते हैं वापस से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और बाकी की जो चीजें वो हम अगले में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ किडनी फेलियर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होती है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि इनएबिलिटी ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। भाई रीनल ट्यूब्यूल की इनएबिलिटी है टू सीक्रेट द हाइड्रोजन आयंस एंड कंजर्व बाइकार्बोनेट। भाई ये जो किडनी है दोस्तों ये क्या नहीं कर पाती हैं, हाइड्रोजन आयंस को क्या नहीं कर पाती है दोस्तों, सीक्रेट नहीं कर पाती है, और बाइकार्बोनेट को क्या नहीं कर पाती है, कंजर्व नहीं कर पाती है। तो उसके कारण से पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको लिखाया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर। सेकंड देखा डिप्रेस्ड रेस्पिरेटरी रेट बाय मेटाबॉलिक वेस्ट। हमेशा मेटाबॉलिक जो वेस्ट है ना दोस्तों, रेस्पिरेटरी रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और अगर डिप्रेस्ड भी होती है रेस्पिरेटरी रेट की दोस्तों, तो भी उसके कारण भी रेस्पिरेटरी भी फर्क पड़ता है ना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है, मान लो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन होता है तो इसलिए ये क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत दे रखा है, डिप्रेस्ड रेस्पिरेटरी रेट नहीं होगी। अगर वेस्ट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। टैकीपीनिया दिखाया था मैंने आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर। थर्ड क्या दे रखा है, इनएबिलिटी ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स टू रीअब्जॉर्ब वाटर टू डाइल्यूट द एसिड कंटेंट ऑफ ब्लड। हाँ ये मान सकते हो, मान लो कि वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है एक तरह से, तो वाटर फिल्टर ही नहीं हो पा रहा है आगे तक, तो रीअब्जॉर्ब का तो काम ही वहां पर है नहीं, ठीक है।
दूसरी बात दोस्तों, ये पहली लाइन भी गलत हो गई क्योंकि फिल्टर ही नहीं हो पा रहा, किडनी काम ही नहीं कर पा रही है, तो फिल्टर ही नहीं हो रहा, तो रीअब्जॉर्ब का तो कोई काम ही नहीं है। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि अगर वाटर जो है ना वो इतना इस पर फर्क डाल भी नहीं रहा है, क्योंकि मेन जो रीजन है वो वाटर के कारण नहीं है, मेन रीजन क्या है, हाइड्रोजन आयन के कारण है। तो हमें मेन रीजन भी पता है, तो इसलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ दे रखा है इंपेयर्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कोजिंग रिटेंशन ऑफ सोडियम। ये लाइन सही है भाई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या हो जाता है, इंपेयर्ड हो जाता है, लेकिन जो रीजन बता रखा है ना वो गलत बता रखा है, कोजिंग रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है कि भाई सोडियम की रिटेंशन के कारण और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट की रिटेंशन के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। नहीं, मेन जो रीजन वो क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन आयन है। मेन रीजन क्या है दोस्तों कि हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, न तो इस पे सोडियम का कोई फर्क पड़ रहा है और न मेटाबॉलिक वेस्ट का। हाँ, इन मेटाबॉलिक वेस्ट के कारण और चीजें हो सकती हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट के कारण क्या हो सकती है दोस्तों, और कोई चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये यहां पर नहीं होगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, जो अमोनिया के कारण एनसेफेलोपैथी के जो सिम्टम्स आते हैं ना, वो सारे सिम्टम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के कारण भी आ सकते हैं। मतलब ब्लड यूरिया जो नाइट्रोजन है ना दोस्तों, उसके अंदर भी क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है और कंफ्यूजन है, ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मैंने इसमें लिखाया नहीं है, आप चाहो तो लिख लो, ड्यू टू, कहाँ गया ये, मतलब मैंने कोजेज लिखा है, इसमें एक लिख लो, ड्यू टू इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, एक और लिख लो। चलो नेक्स्ट लिख लो, ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बढ़ने के कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है, कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों यूरेमिक फ्रोस्ट देखने को मिल सकता है। यूरेमिक फ्रोस्ट क्या होता है दोस्तों कि स्किन के अंदर डिपॉजिट होता है यूरिया। ठीक है, तो डिपोजिशन ऑफ यूरिया इन स्किन, डिपोजिशन ऑफ यूरिया इन स्किन। तो आपसे कोई ये पूछे अगर कि किडनी के जो सीकेडी का जो पेशेंट है, क्या उसके अंदर आप स्किन केयर दोगे, तो आप कहोगे यस, स्किन केयर प्रोवाइड की जाएगी। क्यों? क्योंकि उस क्लाइंट को क्या हो सकता है, यूरेमिक फ्रोस्ट हो सकता है, यूरिया का स्किन के अंदर क्या हो सकता है, डिपोजिशन हो जाता है। उसके कारण स्किन केयर भी क्या करने की पड़ सकती है दोस्तों, जरूरत पड़ सकती है देखने की। चलो वापस आते हैं, ये नहीं था, कहां आ गए क्वेश्चन, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखो मेरे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने क्या है कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एक्यूट किडनी फेलियर। एक नर्स है दोस्तों, एक क्लाइंट की केयर कर रही है, उसको क्या है, एक्यूट किडनी फेलियर की कंडीशन है। हु इज रिसीविंग ए प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट, जो कि उसको हम कैसी डाइट दे रहे हैं दोस्तों, प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट दे रहे हैं। द क्लाइंट आस्क व्हाई दिस डाइट इज नेसेसरी, व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन ए रेस्पॉन्स टू दिस क्लाइंट क्वेश्चन। भाई क्यों उसको ये डाइट दी जा रही है, ठीक है, उसके बारे में ये पूछ रहा है। चलो हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ सीकेडी। अगर हम मैनेजमेंट सीकेडी की मैनेजमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके देखो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो, बाकी की चीज मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दी थी। डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आएंगी, इतना कोई तो नॉर्मल आप करवा सकते हो। जितने भी जो टेस्ट होते हैं दोस्तों, जैसे मान लो जैसे एक्यूट किडनी डिजीज है, तो जो एक्यूट किडनी इंजरी बायोमोलिक्यूल्स चेक करते हैं, या मोलिक्यूल्स लिख लो, मोलिक्यूल्स का भी हम क्या करते हैं दोस्तों, असेसमेंट करते हैं। ठीक है, एक्यूट किडनी को इंजरी करने के लिए, सॉरी असेस करने के लिए। इसके अलावा यूरिन एनालिसिस किया जाएगा, यूरिन एनालिसिस किया जाएगा। भाई इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा तो ईसीजी भी चेक की जाएगी, जिसमें मैंने आपको बताया था हाइपरकैलेमिया के अंदर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो एबीजी एनालिसिस किया जाएगा। मेन फंक्शन क्या होगा, किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं इसको, रीनल फंक्शन टेस्ट। इसी के द्वारा तो हमें सारी चीजें पता लगेंगी कि भाई यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन सब का लेवल क्या है, ये सब। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप केयूबी एक्सरे करवा सकते हो, किडनी यूरेटर ब्लैडर का जो एक्सरे है ना वो भी हम करवाते हैं।
क्यों? क्योंकि जो कोजेज है वो कोई भी हो सकते हैं ना, हमें स्टोन के कारण भी कोज हो सकता है, तो कोज भी हमारा जानना जरूरी है। इसलिए कोजेज के लिए हम KUB एक्सरे करवा सकते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है, MRI करवा सकते हैं, तो ये सब टेस्ट भी हम करवा सकते हैं। ABG एनालिसिस क्यों करवाएं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस है दोस्तों, उसको जानने के लिए करवा रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या करवाएंगे, इसके अंदर टेस्ट करवाएंगे। चलो बात करते हैं मैनेजमेंट की, बात करते हैं हम। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो पहले डाइटरी मैनेजमेंट की ही बात कर लेते हैं, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम डाइटरी मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, तो एक तो क्लाइंट को फ्लूइड जो है ना वो कम दिया जाता है। फ्लूइड की जो अमाउंट है दोस्तों वो क्या दी जाती है, बिल्कुल कम दी जाती है, ठीक है। फ्लूइड की अमाउंट क्या है, वो क्या की जाती है दोस्तों, कम दी जाती है। क्यों? पहले से क्लाइंट के अंदर क्या है दोस्तों, फ्लूइड का रिटेंशन है। क्लाइंट के अंदर पहले से क्या हो रहा है, फ्लूइड का रिटेंशन हो रखा है। तो लगभग 800 से और 1000 ml तक भी हम क्या देते हैं दोस्तों, फ्लूइड देते हैं, ठीक है। लगभग हम 800 से 1000 ml तक ही क्या देते हैं, फ्लूइड देते हैं। ज़्यादा फ्लूइड इसके अंदर नहीं दिया जाता है, तो फ्लूइड का रिटेंशन होने के कारण फ्लूइड कम देंगे हम, ठीक है। पोटेशियम भी ज़्यादा है तो पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे, पोटेशियम भी कम देंगे, पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे, पोटेशियम भी हमें कम देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटीन भी हमको कम देते हैं, उसके दो रीजन है। लो प्रोटीन डाइट, देखो प्रोटीन कम क्यों देते हैं, लो प्रोटीन डाइट क्यों दी जाती है? ऐसा माना जाता है कि एक तो अमोनिया का फॉर्मेशन कम हो, प्रोटीन कम रहेगा तो अमोनिया का फॉर्मेशन कम होगा, तो वो सिम्टम्स नहीं आएंगे। दूसरा क्या होगा दोस्तों कि आप प्रोटीन अगर कम दोगे ना, तो प्रोटीन कम देने के कारण हमारी जो बॉडी है ना, वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का क्या करती है दोस्तों, यूज करती है बॉडी फिर, और उनके द्वारा किसका फॉर्मेशन करती है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो है ना वो बना लेती है, जो हमारी बॉडी को, जो हम बाहर से नहीं लेते, डाइट से नहीं लेते ना, तो उन सबको क्या कर लेती है दोस्तों, ये फॉर्मेशन कर लेती है। तो नॉन इसेंशियल जो अमीनो एसिड है दोस्तों, उनका क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। तो इसलिए भी हम क्या देते हैं, लो प्रोटीन डाइट देंगे। क्यों? प्रोटीन कम दे रहे हैं, बॉडी को प्रोटीन कम मिलेगी। अब बॉडी को प्रोटीन कम मिलेगी तो बॉडी को तो भाई प्रोटीन चाहिए, तो फिर बॉडी को प्रोटीन कहां से लेगी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन से लेगी, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन से लेगी तो उसका लेवल क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो ब्लड यूरिया जो नाइट्रोजन है दोस्तों, उसका लेवल क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। इसलिए नॉन इसेंशियल जो अमीनो एसिड है उनका उससे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और बॉडी के अंदर जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए भी हम क्या देते हैं दोस्तों, प्रोटीन क्या देते हैं दोस्तों, हम इसके अंदर कम देते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि पोटेशियम भी क्या दिया जाएगा, कम दिया जाएगा, और प्रोटीन भी कम दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फॉस्फेट है या फॉस्फोरस जो है दोस्तों, वो भी कम देंगे, फॉस्फेट कम देंगे, मैग्नीशियम भी कम देंगे, सेम है वो भी क्या देंगे, कम देंगे, ठीक है। तो ये सब इसकी क्या आ जाएगी, डाइट आ जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं अदर मैनेजमेंट की, जैसे कि अब अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, तो इसके अंदर हम जैसे डायूरेटिक्स देते हैं, डायूरेटिक्स के अंदर ध्यान रख लेना दोस्तों, हम लूप डायूरेटिक्स देते हैं मेनली। क्या देते हैं, लूप डायूरेटिक्स देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में फ्यूसेमाइड देते हैं, ठीक है, लेसिक्स के नाम से जो आता है ना वो देते हैं। कभी भी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स नहीं देंगे, पोटेशियम स्पेयरिंग जो डायूरेटिक्स है दोस्तों वो हम नहीं देंगे। क्यों? पहले ही पेशेंट के अंदर क्या है, हाइपरकैलेमिया है, और अगर आपने पोटेशियम स्पेयरिंग अगर डायूरेटिक दे दी जैसे कि स्पायरोलेक्टोन, तो वो और ज्यादा पोटेशियम को क्या करेगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा। इसलिए कभी भी पेशेंट को पोटेशियम स्पेयरिंग जो डायूरेटिक्स है दोस्तों वो नहीं प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं तो एंटी जो बायोटिक्स है दोस्तों वो भी दी जा सकती हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। चौथा दोस्तों, हाइपरफॉस्फेटेमिया की कंडीशन में फॉस्फेट ज्यादा हो गया तो फॉस्फेट बाइंडर देते हैं, फॉस्फेट बाइंडर्स क्या किए जाते हैं दोस्तों, प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि तो ये जो फॉस्फोरस उसको क्या करेंगे दोस्तों, कम करेंगे, फॉस्फेट को कम करेंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है दोस्तों वो देते हैं। इसके अलावा एक ड्रग देते हैं सेविलेमिर,
एक ड्रग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, उसका क्या नाम है, सेविलेमेड ड्रग, SE है ये ना, सेविलेमेड ड्रग भी देते हैं। ये भी क्या है, एक फॉस्फेट बाइंडर है। तो ये फॉस्फेट के साथ बाइंड होकर उसका क्या कर देती है, जो एक्शन है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, फॉस्फेट बाइंडर्स के नाम से जानते हैं। फॉस्फेट बाइंडर्स जो है दोस्तों वो कॉन्स्टिपेशन कोज करते हैं, इसलिए इनके साथ में पेशेंट को क्या देना चाहिए, लैक्सेटिव्स देने चाहिए, ताकि उसको क्या नहीं हो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। ठीक है, फॉस्फेट बाइंडर्स के साथ में क्या देना चाहिए, हमेशा लैक्सेटिव्स देने चाहिए। इसके अलावा जब भी आप फॉस्फेट बाइंडर्स दे रहे हो तो पेशेंट को आयरन नहीं देना चाहिए, डोंट गिव आयरन, क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, आयरन विद फॉस्फेट बाइंडर्स आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं दोस्तों, ये कम कर देते हैं, इसलिए उस समय हम क्या नहीं देंगे, आयरन भी नहीं देंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया, टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया को अगर आपको ट्रीट करना है ना, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें देनी पड़ेंगी। तो एक तो आप ऐसे पेशेंट को क्या देते हो दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं 10%, क्या देते हैं 10% कैल्शियम जो ग्लूकोनेट है दोस्तों वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि पोटेशियम के कारण जो हार्ट पे फर्क पड़ा ना उसको नॉर्मल किया जा सके, किसके द्वारा, कैल्शियम के द्वारा, इसलिए कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। ठीक है, 10% देते हैं, 10 ml 10% इन 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट में, स्लो देना चाहिए, कभी भी बोलस मत दे देना, नहीं पेशेंट की डेथ हो जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। इसके अलावा क्या देते हैं दोस्तों, आपने सुना हुआ होगा कि डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन, डेक्सट्रोज प्लस क्या देते हैं दोस्तों, इंसुलिन देते हैं, ताकि क्या होगा दोस्तों कि भाई जो इंसुलिन है ना, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा है तो पोटेशियम ज्यादा है, तो ब्लड के अंदर जो पोटेशियम ज्यादा है दोस्तों इसको सेल्स के अंदर क्या कर देगा, ये भेज देगा। तो जो हम पोटेशियम देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं, ब्लड में देख रहे हैं, तभी तो उसको बोल रहे हैं हाइपरकैलेमीया, कैलेमिया, एमिया मतलब ब्लड के अंदर, तो ब्लड का कहां चला जाएगा, सेल के अंदर। लेकिन इंसुलिन देने के कारण पेशेंट मान लो डायबिटिक भी नहीं है और आपने उसको इंसुलिन दे दिया, तो उसके कारण क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। तो उसके लिए भी हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, साथ में डेक्सट्रोज प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, डेक्सट्रोज प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखना, फ्लूइड के अंदर कभी भी सीकेडी के पेशेंट को आरएल नहीं दी जाती है, क्योंकि आरएल के अंदर ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, ज्यादातर हम क्या देते हैं, नॉर्मल सलाइन ही देते हैं, ज्यादातर हम क्या देते हैं, नॉर्मल सलाइन ही देते हैं। ठीक है, आरएल मत दे देना कभी भी, ध्यान रखना है आपको थोड़ा, ये भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%, इसके अलावा डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन है, ये भी क्या किया जाता है दोस्तों, ऐसे पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम हाइपरकैलेमिया को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा टू ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया, टू ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया। अब कैल्शियम कमी है तो भाई कैल्शियम ही तो दोगे ना, तो इस पेशेंट को कैल्शियम प्लस विटामिन डी दी जाती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट के अंदर मैंने लिखा है नहीं, एनीमिया भी होता है। ठीक है, वहां पर आप लिख लेना क्यों होता है, क्योंकि पेशेंट के अंदर है ना दोस्तों, किडनी जो है वो इरिथ्रोपोइटिन का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, इरिथ्रोपोइटिन का। अब इरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वहां पर मैंने लिखा है नहीं, लिख लेना आप, टू ट्रीट एनीमिया। तो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं दोस्तों, इरिथ्रोपोइटिन देते हैं। तो इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन इपोइटिन, इपोइटिन। ठीक है, कौन से इंजेक्शन देते हैं दोस्तों, इपोइटिन इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, कौन से इंजेक्शन देते हैं, इपोइटिन इंजेक्शन, इपोइटिन, ईपीओ आएगा, इपोइटिन, ये दिया जाता है। ठीक है, ये किसका काम करता है, इरिथ्रोपोइटिन काम करता है, तो उसके कारण क्या देखने को मिला था, एनीमिया देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट के अंदर आयरन और फोलिक एसिड भी दिया जाता है, आयरन प्लस फोलिक एसिड, एनीमिया की ट्रीट करने के लिए आयरन और जो फोलिक एसिड है दोस्तों वो भी क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये सब तो दिए जाते हैं, लेकिन ये सीकेडी के अंदर ही परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर मान लो पेशेंट को परमानेंट ट्रीटमेंट करना है दोस्तों, तो फिर क्या किया जाएगा, डायलिसिस। तो एक इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या आएगा, डायलिसिस रहेगा। कल की क्लास में मैं आपको डायलिसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो खत्म करवा दूंगा। ठीक है, डायलिसिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, डायलिसिस। डायलिसिस के बारे में जो भी चीजें हैं दोस्तों वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक्यूट वाले में ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो सबक्लेवियन जो वेन है उसमें इंसर्ट करते हैं, फिमोरल वेन कैथेटर जो है उसको इंसर्ट करते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, वहां पर ज्यादातर
परमानेंट जो जैसे फिस्टुला बनाना हो गया, ग्राफ्टिंग करना हो गया, उसकी जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है। तो डायलिसिस भी इसका क्या है दोस्तों, ट्रीटमेंट है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अब जो किडनी काम नहीं कर रही है दोस्तों, तो उस किडनी के कुछ फंक्शंस किसके द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे, डायलिसिस के द्वारा। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकाला जाएगा। अब वेस्ट प्रोडक्ट तो बाहर निकल ही नहीं रहे ना, वेस्ट प्रोडक्ट तो बाहर नहीं निकल रहे हैं इनमें से किसी में से। तो क्या क्या चीजें हो रही हैं उसको हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ठीक कर रहे हैं। लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट तो अभी बाहर नहीं निकल रहे, उसको बाहर निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, डायलिसिस यूज करते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए, मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस है उसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका डिजीज था, इसके बारे में हमने कोशिश की है हर चीज पढ़ने की। चलो हम बात करते हैं वापस से कि क्लाइंट के अंदर प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट क्यों दी जाती है। तो मैंने बताया था प्रोटीन कम देते हैं दोस्तों, बहुत कम प्रोटीन देते हैं, इसलिए दी जाती है। पहला दे रखा है, ए हाई प्रोटीन इनटेक एंश्योर्स एन एडिक्वेट डेली सप्लाई ऑफ एमाइनो एसिड्स टू कंपनसेट फॉर लॉसेस। प्रोटीन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, इसलिए हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं ताकि एमाइनो एसिड की सप्लाई क्या हो, अच्छे से हो, जिनका क्या हुआ था, लॉस हुआ था। पूरा सेंटेंस बिल्कुल गलत है, हाई प्रोटीन डाइट देंगे ही नहीं हम, ठीक है। लो प्रोटीन या रेस्ट्रिक्टेड प्रोटीन डाइट देते हैं। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही क्या हो गया आपका, गलत हो गया। सेकंड क्या दे रखा है दोस्तों, essential and non-essential amino acids are necessary in the diet to supply material for tissue protein synthesis। भाई बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इसेंशियल और नॉन इसेंशियल जो एमिनो एसिड हैं उन दोनों को डाइट से लेना जरूरी होता है ताकि प्रोटीन का क्या हो, सिंथेसिस हो। बिल्कुल गलत लाइन है भाई, इसेंशियल एमिनो एसिड को ही हमें डाइट में लेने की जरूरत पड़ती है, हमने यही तो पढ़ते हैं। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड से जो हमारी बॉडी क्या कर सकती है, खुद फॉर्म कर सकती है। तो इसलिए ये सेंटेंस इसलिए गलत हो गया कि भाई इसेंशियल तक तो ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेकिन इसने साथ में किसको इंक्लूड कर दिया, नॉन इसेंशियल इंक्लूड कर दिया, क्योंकि नॉन इसेंशियल जो एमिनो एसिड जो होते हैं दोस्तों उनको हमारी बॉडी खुद फॉर्म कर सकती है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड क्या देखा है, दिस सप्लाइज ओनली इसेंशियल एमिनो एसिड्स रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट दस डिक्रीजिंग द स्ट्रेस ऑन द किडनी। बिल्कुल सही ऑप्शन है अभी तक ये। भाई सिंपल सी बात है, क्या बताया था मैंने आपको कि ये इसके कारण क्या होगा दोस्तों, कि वो मेटाबॉलिक वेस्ट का यूज करती है, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट का जब यूज किया जाएगा तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, मेटाबॉलिक वेस्ट कम होगा तो किडनी पे स्ट्रेस कम पड़ेगा। और उस मेटाबॉलिक वेस्ट का यूज किस लिए किया जाता है, ताकि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बने। तो डाइट से सिर्फ हमें क्या चाहिए, इसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए। तो जो लो प्रोटीन डाइट ले रहे हैं ना, वो ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, इसेंशियल अमीनो एसिड होने चाहिए। नॉन इसेंशियल की जरूरत नहीं है, नॉन इसेंशियल हमारी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट से बना लेगी, और वेस्ट प्रोडक्ट से जब बनाएगी तो वेस्ट प्रोडक्ट कम होंगे तो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस भी क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा, ठीक है। तो यही इसमें दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है कि डाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या सप्लाई करती है, इसेंशियल अमीनो एसिड सप्लाई करती है, ठीक है। क्यों, अगर हम कम प्रोटीन देंगे तो उससे क्या होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट कम बनेगा, और उसके कारण क्या, स्ट्रेस भी क्या होगा दोस्तों, किडनी पे कम होगा। दूसरा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का भी क्या होता है, उससे फॉर्मेशन होता है। फोर्थ देखा, यूरिया नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड इन द बॉडी। बिल्कुल गलत दे रखा है भाई, अमीनो एसिड क्यों नहीं बना सकती है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बना सकती है, मैंने आपको बताया है। तो इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया। सो द नाइट्रोजन फॉर अमीनो एसिड सिंथेसिस मस्ट कम फ्रॉम द डाइटरी प्रोटीन। बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि दोस्तों अमीनो एसिड बना सकती है, लेकिन कौन से प्रकार के बना सकती है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बना सकती है। जबकि इसमें क्या कह रखा है कि नहीं बना सकती है, कैन नॉट बी, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। उसमें मैंने आपको हिंदी में नहीं लिखा है ना, इन क्वेश्चनों में लिखा देता हूँ एक बार, मेरे को याद नहीं रहा उस समय, दोनों में लिखा है क्या, उसमें तो लिखा दिया था, इसमें लिख लो, लिखो, किडनी फेलियर के पेशेंट में, किडनी फेलियर के पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसलिए डेवलप होता है, इसलिए डेवलप होता है क्योंकि, इसलिए डेवलप होता है क्योंकि किडनी हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रिएट नहीं कर पाती है। तो सिंपल से लाइन लिख लो आप, ठीक है। सीक्रेट उक्रिएट एक्सक्रिएट लिख लो, सीक्रेट लिख लो, सीक्रेट नहीं कर पाती है, सीक्रेट लिख लो यार, सीक्रेट नहीं कर पाती है, जिससे हाइड्रोजन आयंस
बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, एक्यूमुलेट होकर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करते हैं, कोज करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोज ले करके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी लिखा देता हूं। इसमें लिखो किडनी फेलियर की कंडीशन में, किडनी फेलियर की कंडीशन में लो प्रोटीन, अगर लो प्रोटीन ऑप्शन नहीं आएगा तो रेस्ट्रिक्टेड प्रोटीन लिखा हुआ आएगा। वैसे प्रोटीन लेते हैं, बहुत कम लेते हैं, 20 ग्राम के करीब लेते हैं ना। रेस्ट्रिक्टेड प्रोटीन डाइट ली जाती है, डाइट ली जाती है ताकि, इधर लिखो, ताकि वेस्ट प्रोडक्ट कम बने, वेस्ट प्रोडक्ट कम बने। दूसरा, बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट से ब्रैकेट में लिख लेना, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन से नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड बनाती है, ठीक है। दोनों ही चीजें क्या कम करेंगी, डिक्रीज स्ट्रेस ऑन किडनी, एक चीज वो लिख लेना नीचे, आप नीचे लिख लेना या मैं अगले पेज पे लिख देता हूं कि ऐसे लिखो, डाइट शुड बी रिच इन एसेंशियल अमीनो एसिड। चाहे वो कम ही हो लेकिन उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड तो होने चाहिए भाई, एसेंशियल अमीनो एसिड, डाइट शुड बी रिच इन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, इसके नीचे लिख लेना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे पता है लिखा नहीं होगा कुछ बच्चों ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्लाइंट विद एक्यूट किडनी फेलियर स्टेट व्हाई आई एम ट्विचिंग एंड माय फिंगर्स एंड टोज टिंगलिंग, द नर्स शुड रेस्पॉन्ड दिस इज कॉज्ड बाय। भाई एक्यूट किडनी फेलियर में क्या होगा दोस्तों कि फॉस्फेट का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, और क्या होगा दोस्तों कि एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी नहीं हो पाएगा, क्योंकि किडनी क्या हो गई है, फेल हो गई है। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल और कैल्सिट्राइओल में नहीं हो पाता है। फॉस्फेट का लेवल जब ज्यादा होता है तो उसके कारण कम होगा, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी नहीं हो पाता है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा, और जिस चीज का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो वो चीज क्या होगी, कम होगी। अगर वो चीज कम होगी दोस्तों तो उसके कारण पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होगा, और हाइपोकैल्सीमिया होगा तो पेशेंट के अंदर नमनेस एंड टिंगलिंग देखने को मिलेगा। पेशेंट के अंदर कार्पो या कार्पल स्पाज्म या कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलेगा, हाथ और पैर के अंदर स्पाज्म आ जाता है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ट्राउजेव जो साइन है दोस्तों वो देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों वोस्टेक जो साइन है वो देखने को मिलता है, और ऐसे बहुत से साइन, लेरेंजियल स्पाज्म हो गई, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि मैंने आपको एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर डिटेल में करवा रखा है कि क्या क्या चीजें हो सकती है, मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है वो चीजें, तो वहां पे जाके आप देख लेना। तो सिंपल सी बात है भाई, ये चीजें हो रही हैं किसके कारण हो रही हैं, कैल्शियम के डिप्रेशन के कारण हो रही है। ठीक है, ट्विचिंग और टिंगलिंग दोनों का जो कारण है दोस्तों, स्मॉल मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना उसे हम ट्विचिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और टिंगलिंग का मतलब क्या होगा, जैसे पिन चुभ रही हो ना, प्रिकिंग सेंसेशन जो होता है ना वो क्या कहलाता है, टिंगलिंग। तो कुछ भी फील नहीं होना नमनेस कहलाता है। ठीक है, तो नमनेस और टिंगलिंग ये भी देखने को मिलता है। चलो लिख लो, रीनल फेलियर के क्लाइंट में, रीनल फेलियर के क्लाइंट में, रीनल फेलियर के क्लाइंट में हाइपोकैल्सीमिया के कारण, हाइपो फ्रैक्चर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं ना, हाइपोकैल्सीमिया के कारण ट्विचिंग
ट्विचिंग एंड टिंगलिंग देखने को मिलती है, टिंगलिंग देखने को मिलती है, ट्विचिंग एंड टिंगलिंग देखने को मिलती है। बस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, एक क्लाइंट विद एक्यूट किडनी फेलियर बिकम्स कंफ्यूज्ड एंड इरिटेबल। एक क्लाइंट है दोस्तों एक्यूट किडनी फेलियर के कारण क्या हो जाता है, कंफ्यूज्ड और इरिटेबल हो जाता है। विच डज द नर्स डिटरमाइन इज द मोस्ट लाइकली कोज ऑफ दिस बिहेवियर। तो एक्यूट किडनी फेलियर के अंदर है ना, देखो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, कंफ्यूजन हो गया, ये सब चीजें ना एक तो अमोनिया के कारण आती हैं और दूसरा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के कारण आती हैं। तो अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन दे रखा है वो देखते हैं। पहला दे रखा है दोस्तों हाइपर कैलेमिया, नहीं, हाइपर कैलेमिया के कारण पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एरिथमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एरिथमिया डिसरिथमिया देखने को मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों ईसीजी चेंजेस भी आएंगे। और ईसीजी चेंजेस में मैं आपको फिर से याद करवा देता हूं, हो सकता है कि आपको मेरे कारण याद हो जाए। PQRS टी चेंजेस देखने को मिलते हैं। P जो है फ्लैट वेव देखने को मिलेगी, प्रोलॉन्ग्ड QRS कॉम्प्लेक्स होता है, और टोल टी वेव देखने को मिलती है, टोल टी वेव देखने को मिलती है। हाइपरनेट्रेमिया जो होगा ना दोस्तों, तो उसके कारण भाई ठीक है, हाइपरनेट्रेमिया ज्यादा देखने को नहीं मिलता, ज्यादातर हाइपोनेट्रेमिया। मैंने लेकिन आपको बताया भी था वहां पे कि कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती है दोस्तों, इसलिए बुक के अंदर ना दोनों चीजें लिखी हुई हैं, हाइपोनेट्रेमिया और हाइपरनेट्रेमिया दोनों देखने को मिल सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है, डायल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखा ए लिमिटेड फ्लूइड इनटेक। ठीक है, कि भाई क्या कोज है, तो कंफ्यूज डिहाइड्रेशन के कारण है ना दोस्तों, मेनली है ना, ये ऐसा बिहेवियर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। लिमिटेड फ्लूइड इनटेक के कारण ये बिहेवियर देखने को नहीं मिलता है। फॉर द एन इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यस दिस इज द राइट आंसर, कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज होने के कारण पेशेंट के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है, इरिटेशन देखने को मिल सकता है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकती है, यूरेमिक जो फ्रोस्ट है दोस्तों वो भी देखने को मिल सकता है, कि जो यूरिया है वो स्किन के अंदर क्या होने लग जाता है, डिपोजिट होने लग जाता है। तो ये सारे सिम्टम किस में देखने को मिलते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो लिख लो, लिखो, रीनल फेलियर के क्लाइंट में, रीनल फेलियर के क्लाइंट में कंफ्यूजन एंड इरिटेशन का कारण इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है। बस सिंपल भाषा, न ज्यादा न कम, बस थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, फिर खत्म करेंगे आज क्लास, फिर कल ये सिस्टम हम खत्म कर लेंगे। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद क्रोनिक किडनी फेलियर। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको क्या है, क्रोनिक किडनी फेलियर है। विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट, शुड ए नर्स एक्सपेक्ट व्हेन असेसिंग दिस क्लाइंट। बस सिंपल सी बात है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने हैं आपको कि क्या क्या देखने को मिलेंगे। अगर सीकेडी का पेशेंट है दोस्तों, तो पोलीयूरिया क्यों देखने को मिलेगा भाई, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा सीकेडी के पेशेंट के अंदर दोस्तों, ओलिगोयूरिया। वेरी गुड। लिथार्जी, हाँ जी लिथार्जी देखने को मिल सकता है। कई सारे कारण हो सकते हैं, एनीमिया के कारण भी हो सकता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस है दोस्तों उसके कारण भी, और विटामिन की जो डेफिशिएंसी है ना दोस्तों उसके कारण भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो लिथार्जी देखने को मिलता है। इसके बाद में दोस्तों हाइपोटेंशन नहीं देखने को मिलता। क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन। फ्लूइड का क्या होता है, रिटेंशन होता है। हाइपरवोलेमिया वो देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिलेगा, टैकी जो पिनिया है दोस्तों वो देखने को मिलेगा, ब्रीथलेसनेस देखने को मिलेगी क्लाइंट के अंदर। ठीक है, तो ये नहीं देखने को मिलता हाइपरटेंशन। मसल्स ट्विचिंग, बिल्कुल सही, मसल्स ट्विचिंग देखने को मिलेगा। क्यों, क्लाइंट के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, और हाइपोकैल्सीमिया के कारण मसल्स ट्विचिंग आती है। ठीक है, फिफ्थ दे रखा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, बिल्कुल गलत है भाई, अच्छे से लिखा रखा आपको, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, ना कि रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाइड्रोजन जो आयंस है वो सीक्रेट नहीं कर पाती है किडनी, उसके कारण क्या होगा दोस्तों, पेशेंट के अंदर हाइड्रोजन आयंस का एक्यूमुलेशन होगा, दैट विल लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस है वो देखने को मिलेगी, नहीं कि रेस्पिरेटरी। तो इसका जो राइट जो आंसर होंगे दोस्तों वो आपके क्या हो जाएंगे, लिथार्जी एंड मसल्स ट्विचिंग, लिथार्जी एंड मसल्स ट्विचिंग हो जाएगी, देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें तो क्या लिखाऊं, दो सिम्टम से कोई पूरी डिजीज तो हो नहीं जाएगी। लिख लो, देखो सीकेडी के पेशेंट में, सीकेडी के
पेशेंट में लिथार्जी एंड मसल ट्विचिंग देखने को मिलती है। लिथार्जी एंड मसल ट्विचिंग देखने को मिलती है। ये हमारी छोटी सी क्लास है दोस्तों, और अगली जो क्लास होगी उसमें मैं पूरा रीनल सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर अगला सिस्टम हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं वापस से क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। लिथार्जी एंड मसल स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है। ब्लड यूरिन नाइट्रोजन का जो लेवल है दोस्तों उसके बढ़ने के कारण कंफ्यूज्ड एंड इरिटेशन हो जाता है। हाइपोकैल्सीमिया के कारण पेशेंट के अंदर नमनेस और जो टिंगलिंग है वो देखने को मिलती है। कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम की डिप्रेशन के कारण ऐसा होता है। इसके अलावा दोस्तों क्यों हम लो प्रोटीन डाइट देते हैं, रेस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं, ताकि जो डाइट है उसमें सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड रहे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डाइट देंगे प्रोटीन में तो ज़्यादा वेस्ट बनेगा, और कम देंगे तो जो ब्लड यूरिन नाइट्रोजन है उससे नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स उनका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि क्या कारण होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। तो आपको बहुत बार बता दिया था मैंने कि सीक्रेट नहीं करते हैं हाइड्रोजन आयंस को, ये रीजन होता है। और एक क्या था दोस्तों कि भाई कैसे निकालोगे आप किसी भी क्लाइंट के अंदर अगर कंटिन्यू ब्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से इरिगेंट को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, और आप कैथेटराइजेशन कर रहे हो तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि स्टेराइल जो इक्विपमेंट उनका आप यूज़ करो। अगर किसी का भी फुलेज कैथेटर रिमूव हो गया है या फिर कैथेटर रिमूव हो गया, यूरेथ्रल कैथेटर रिमूव हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करोगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करोगे दोस्तों, नोटिफाई करो। तो अगली क्लास में हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तब तक सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।